तुम अकेले लेवल अप करके सीधे गॉड टियर तक पहुंच सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने इन बकवास लड़कियों की टीम में एक हीलर बनना चुना। हर दिन तुम्हारा काम बस तरह तरह के बफ देना और अनगिनत पोशन बनाना ही रह गया था। आखिर में तुम्हारी डंजन की रणनीतियों और बैकअप सपोर्ट के दम पर ये टीम पूरे शहर में नंबर 1 बन गई। उन्हें सीधे राजधानी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, लेकिन कामयाबी मिलते ही उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? तुम्हें बड़ी बेरहमी से टीम से बाहर निकाल फेंका। टीम की लीडर झेंग शियायू ने अपनी लंबी तलवार सीधे तुम्हारे गले पर तान दी। सारे स्टेट्स को बढ़ाना, डंजन की रणनीतियाँ और बैकअप सपोर्ट, हाँ ये सब तुमने किया है, लेकिन अगर इन सब बातों को किनारे रख दे तो तुम और कर ही क्या सकते हो? हमारी टीम को एक बोझ नहीं चाहिए। गुफान, तुम खुद को एक हीरो कहलाने के लायक ही नहीं हो। उसकी बात सुनकर तुम्हारी हंसी छूट गई। इन बातों को किनारे रख दे तो फिर बचा ही क्या बात करने को? मेरी रणनीतियाँ किसी काम की नहीं थी। वो अर्थ एलिमेंट वाले पोषण क्या मैंने किसी कुत्ते को पिलाए थे? लेकिन इससे पहले कि तुम कुछ बोलकर पलटवार करते, झेंग शियायू ने बगल में खड़ी ली शुए छिंग की तरफ देखा और तुम्हारी नजरें भी उसी पर टिक गईं, क्योंकि वो तुम्हारे बचपन की दोस्त थी। तुम ये जानने के लिए बहुत बेताब थे कि अब वो क्या कहेगी। उसने बड़ी ही रूखी और ठंडी नजरों से देखते हुए जवाब दिया, शियायू दीदी, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम तो बस पड़ोसी हैं। ली शुए छिंग तो निकली एक नंबर की धोखेबाज। उसने मुंह खोलते ही तुम दोनों के रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। फान, मैंने तुम्हें पहले भी हमेशा यही समझाया है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, हमारी अपनी एक आजाद सोच होनी चाहिए। हमेशा दूसरों के टुकड़ों पर एक कीड़े की तरह पलना बंद करो। तुम्हारी अहमियत मैं मानती हूँ कि थोड़ी बहुत थी, लेकिन कोई खास नहीं। अब मार्शल आर्ट्स का एग्जाम एकदम सिर पर है। टीम के बेहतर भविष्य के लिए हम चाहते हैं कि तुम खुद ही इज्जत के साथ टीम छोड़ दो। इसी में सबकी भलाई है। ये सुनकर तुम जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। क्या इस डायन को इतनी सी भी अक्ल नहीं है? क्या इसे लगता है कि बाजार में मिलने वाले आम माना पोषण इसके माना के खर्चे को पूरा कर सकते हैं? एस क्लास टैलेंट आइस लिमिट वाली ली शुए छिंग का माना बहुत तेजी से खत्म होता है। उसके हमले इतने जोरदार होते हैं कि आम पोषण से उसका माना कभी वापस आ ही नहीं सकता। इसीलिए अब तक टीम में जितने भी पोषण इस्तेमाल हुए, तुमने खुद उनके लिए कच्चा माल खरीदा था और फिर गेम के एक ग्लिच का इस्तेमाल करके उन्हें बनाया था। मुझे टीम से बाहर निकाल रही हैं? इन्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि इन्होंने क्या खो दिया है। एक ऐसा इंसान जो भविष्य की सारी बड़ी घटनाओं को जानता है, जो सारे लाइफ स्किल्स में मास्टर है, और तो और मेरी लिंक स्किल सिर्फ अटैक स्पीड ही नहीं बढ़ाती, मूवमेंट स्पीड जैसे आर्म स्टेट्स के साथ साथ ये चार्म और किस्मत को भी 20% तक बढ़ा देती है। जब तुम अपने मन ही मन उन्हें कोस रहे थे, तभी ली शुए छिंग की अगली बात ने तुम्हारे होश ही उड़ा दिए। उसने बड़ी बेशर्मी से तुम्हारी तरफ उंगली उठाते हुए कहा, तुम्हारे टीम छोड़ने के बाद भी तुम वो स्टेट्स वाली लिंक स्किल मत हटाना, हमें उसकी अभी और जरूरत है। उसकी ये बात सुनकर तुम्हें गुस्से के मारे हंसी आ गई। हा, एक पल पहले तो बड़ी आजाद औरत बन रही थी और अगले ही पल कह रही है कि लिंक स्किल मत हटाना। भाड़ में जाओ तुम सब। इतना कहते ही तुमने तुरंत अपनी लिंक स्किल को बंद कर दिया। अगले ही पल उन चारों लड़कियों को एक साथ नोटिफिकेशन मिला कि उन्होंने अपने सारे स्टेट्स का 20% बूस्ट खो दिया है। ये देखते ही चारों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए और तभी तुम्हें टीम से बाहर निकाले जाने का मैसेज मिल गया। झेंग शियायू ने नफरत से फुफकारते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा एक जाम सिर पर है तो मैं तुम्हें बाहर निकालने की हिम्मत नहीं करूंगी? ज्यादा से ज्यादा मेरे 20% पॉइंट ही तो कटेंगे। मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और कान खोलकर सुन ले, मैंने बहुत पहले ही तुम्हारी जगह लेने वाला ढूंढ लिया है। उसके सामने तुम एकदम कचरा हो। और हाँ, तुम्हारी लिंक वापस लेने की हिम्मत कैसे हुई? अब मैं देखती हूँ कि इस पूरे स्कूल में तुम्हें कोई टीम कैसे मिलती है। लेकिन तुमने उसकी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तभी तुम्हारे दिमाग में एक आवाज गूंज उठी, आपका बी रैंक टैलेंट लिंक अब अपग्रेड होकर SSS रैंक गॉडेस लिंक बन चुका है। पहला प्रभाव, ये किसी भी टारगेट और आपको 100% सभी स्टैट्स का बेसिक बफ दे सकता है। हर एक गॉडेस के साथ सफलतापूर्वक लिंक करने पर यह बफ 50% और बढ़ जाएगा। दूसरा प्रभाव, जब लिंक की गई गॉडेस का अफेक्शन लेवल 80% तक पहुंच जाएगा, तो आपको हमेशा के लिए उनकी ब्लड लाइन का सबसे ताकतवर टैलेंट मिल जाएगा। और अफेक्शन लेवल 100% होने पर मिले हुए टैलेंट का लेवल एक रैंक और बढ़ जाएगा। क्या बात है, किसने सोचा था कि अचानक टीम से निकाले जाने पर मेरा टैलेंट इस तरह इवॉल्व हो जाएगा। ये टैलेंट तो सच में एकदम ओवरपावर्ड है। न केवल पहले का वो 20% वाला स्टैट्स बफ,
अब बढ़कर 100% हो गया है, बल्कि लिंक की गई गॉडेस की गिनती के हिसाब से ये और भी बढ़ सकता है। और जहाँ तक दूसरे प्रभाव की बात है, वो तो और भी खतरनाक है। अगर मैं काफी सारी गॉडेस के साथ लिंक कर लूँ तो मुझे तरह तरह के कमाल के टैलेंट्स मिल सकते हैं। यहाँ तक कि जब अफेक्शन 100% हो जाएगा तो SSS रैंक का टैलेंट पाना भी बच्चों का खेल होगा। फिर तुमने उन लोगों की तरफ एक नजर डाली और बिना एक शब्द कहे सीधे डंजन से बाहर आ गए। तुम चुड़ैलों के मुंह लगने का टाइम किसके पास है भाई? मैं तो चला अपनी गॉडेस के साथ लिंक करने। जैसे ही तुम डंजन के पोर्टल से बाहर निकले, क्लास 6 के लड़कों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया। अरे भाई साहब, क्या बात है गूफान, तूने तो कमाल कर दिया। सिर्फ 23 मिनट। भाई तुम लोगों ने ये सब किया कैसे? हमारे बॉस फान, आगे से हम छोटों का भी थोड़ा ध्यान रखना यार। अब से तो मैं तेरे ही पीछे पीछे रहूंगा भाई। सच में बहुत जलन हो रही है यार। एक बी रैंक के टैलेंट से सीधे इंपीरियल यूनिवर्सिटी में एडमिशन। उन सबके चेहरे देखने लायक थे। कुछ लोगों की सच्ची बधाइयों को छोड़ दे तो बाकी सबकी आंखों में सिर्फ जलन और ईर्ष्या भरी थी। आखिर ऐसा क्यों? आखिर तुम अपनी बचपन की दोस्त ली शुएचिंग के नाम का फायदा उठाकर 4S रैंक वाली गॉडेस के साथ एक ही टीम में कैसे रह सकते हो? यहाँ तक कि हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने वाले तुम्हारे क्लास टीचर मिस्टर हुआन भी दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ गए। अरे वाह गूफान, मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम ये कर सकते हो मेरे बच्चे। तुम मेरे पूरे करियर के सबसे होनहार स्टूडेंट हो। सच में तुमने आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। लेकिन तुमने इस मक्खन लगाने वाली बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और तुम सीधे स्कूल के बाहर निकल गए। अभी कुछ देर पहले डंजन में तुमने उन लड़कियों पर एक नजर डाली थी। सिस्टम से वही एक मैसेज मिला था कि सामने वाला टारगेट गॉडेस के स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरता। ये बात बहुत अजीब थी। भले ही जेंग शिया यू और उन तीनों लड़कियों का कैरेक्टर रद्दी हो, लेकिन इस गेम की मेन हीरोइन होने के नाते उनका रूप और उनका टैलेंट सब कुछ एकदम टॉप क्लास है। अगर वो भी गॉडेस के स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर सकती तो आखिर इस दुनिया में गॉडेस कहलाने के लायक है कौन? तुम माथे पर सिलवटे डाले यही सोच रहे थे और सोचते सोचते ली शुएचिंग के घर तक पहुंच गए। वहां दरवाजा खोलकर तुम्हारा स्वागत किया ली शुएचिंग की मां चेन लीना ने। इस शरीर का असली मालिक ली शुएचिंग के आगे पीछे दुम हिलाने वाला पिल्ला था, जो दिन रात ली शुएचिंग के चक्कर में चेन लीना के घर पड़ा रहता था। इसीलिए चेन लीना तुम्हें बहुत पहले से अपने सगे बेटे की तरह मानने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ 30 पार कर चुकी चेन लीना को देखकर उनकी उम्र का जरा भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था, बल्कि उनका वो हुस्न तो एकदम किसी सक्यूबस जैसा था। डंजन से बाहर निकलते वक्त ही तुमने अपने दिमाग में एक कच्चा प्लान तैयार कर लिया था। अपने गॉडेस लिंक टैलेंट को सबसे जल्दी टेस्ट करने के लिए तुम्हारी नजर में बस एक ही इंसान था और वो थी एस रैंक वाले आइस डोमेन टैलेंट की मालकिन, खुद ली शुएचिंग की माँ। और जैसे ही दरवाजा खुला, चेन लीना ने तुम्हें बिल्कुल भी निराश नहीं किया। सिस्टम में उनका स्कोर 91 पॉइंट्स तक पहुंच गया था और उनके पास सच में एस रैंक का टैलेंट मौजूद था। लालच का फूल, तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे चेन लीना को अपना लिंक टारगेट चुन लिया। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे किसी रेशमी धागे ने तुम्हें और चेन लीना को एक साथ जोड़ दिया हो। और पता नहीं क्यों, आज चेन लीना जब तुम्हारा चेहरा देख रही थी तो उसे तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। इतने हैंडसम कि किसी के भी दिल की धड़कनें तेज हो जाएं। कहानी की सेटिंग के हिसाब से ली शुएचिंग ने सुना था कि उसके पिता की मौत चेन लीना को बचाते हुए हुई थी, इसलिए बड़ी होकर वो चेन लीना से बहुत नफरत करने लगी। उसे लगता था कि उसके पिता की मौत की वजह चेन लीना ही है। वो आमतौर पर टीम के बेस कैंप में ही रहती थी और चेन लीना से उसका वास्ता सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए पड़ता था, हाथ फैलाना और पैसे मांगना। और यही चेन लीना का अफेक्शन लेवल बढ़ाने के लिए तुम्हारा सबसे बड़ा मोहरा था। आंटी लीना, मैंने जी शुएचिंग को ये कहते हुए सुना है। वो कह रही थी कि तुम्हारे ही कारण उसके पिता की जान गई, इसलिए वो तुमसे बहुत नफरत करती है। तुम्हारी ये बात सुनते ही चेन लीना का चेहरा पीला पड़ गया। क्या कहा तुमने? मेरी शुएचिंग ने? क्या उसने सच में ऐसा कहा है? हाँ, उसने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, बल्कि ये भी कहा कि यहाँ पहुंचकर तुमने अपने चेहरे पर हिचकिचाहट दिखाई। चेन लीना अब बहुत बेचैन हो गई थी। और क्या कहा उसने? ये कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ बढ़ाए और तुम्हारी बाजुओं को कसकर पकड़ते हुए तुम्हारे बिल्कुल करीब आ गई। उसी पल फूलों की एक बहुत ही प्यारी सी महक तुम्हारी सांसों में घुल गई। बहुत बढ़िया, आ गई मेरे जाल में। तुमने मन ही मन एक चालाक मुस्कान दी और फिर धीरे से कहा। शुएचिंग कह रही थी कि काश उस दिन उनके पिता की जगह तुम्हारी मौत हुई होती। ये सुनते ही
चेन लिना के सब्र का बांध टूट गया। उसका नाजुक बदन लड़खड़ाने लगा और वो फूट फूट कर रोने लगी। उस वक्त गलती तो उसके पिता की थी, इसीलिए तो सामने वाले के पति ने उसे पीट पीट कर मार डाला था। मैं बस ये चाहती थी कि शुएचिंग की नजरों में उसके पिता की इज्जत कम ना हो, इसीलिए मैंने उसे कभी सच नहीं बताया। पर अब बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई? अरे बाप रे, इतनी बड़ी बात! ये राज तो कहानी की सेटिंग में भी नहीं था। तुम्हें भी ये बात पहली बार पता चल रही थी। चेन लिना को इस तरह जार जार रोता हुआ देखकर तुमने बड़े ही प्यार से उसे अपने गले लगा लिया। चेन लिना ने अपना सिर तुम्हारे सीने में छिपा लिया और रोती रही। शायद वो बहुत ज्यादा दुखी थी, इसीलिए उसने तुम्हारे हाथों को अपने शरीर पर घूमने से रोका भी नहीं। अगली सुबह तुम क्लास में अपनी सीट पर बैठे थे। तुमने एक बड़ी सी जम्हाई ली। आखिर पिछली रात की कसरत कुछ ज्यादा ही हो गई थी। और दूसरी तरफ चेन लिना ने एक ही रात में जो ऊर्जा हासिल की, उससे उसका लेवल बोन फोर्जिंग के तीसरे स्तर से सीधा बोन फोर्जिंग के 8वें स्तर तक पहुंच गया। वो जल्द ही वापस एसेंस कंडेंसेशन लेवल पर पहुंचने वाली है। विधवा होने से पहले वो एसेंस कंडेंसेशन लेवल की एक प्रो फाइटर हुआ करती थी, लेकिन अब वो तुम्हारे साथ है। आगे चलकर उसकी ताकत सिर्फ एसेंस कंडेंसेशन लेवल तक सीमित नहीं रहने वाली। लेकिन तुम्हारे लिए बस एक ही सिरदर्द की बात थी। चेन लिना का अफेक्शन लेवल 60% तक पहुंचने के बाद अब लगभग बढ़ना ही रुक गया था। उफ, अपना पहला टैलेंट हासिल करने के लिए तुम्हें अभी भी 20% और चाहिए। और क्लास के बाकी बच्चे तुम्हारे इस शांत और बेफिक्र चेहरे को देखकर आपस में फुसफुसा रहे थे। अच अच अच, भाई तू तो बड़ा कूल बना बैठा है। सिर पर मार्शल आर्ट्स का इम्तिहान खड़ा है और एन मौके पर इसे टीम से बाहर निकाल फेंका गया। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये एकदम निठला है। शुक्र है हमारी ज़ेंग गॉडेस को भी ये बात समझ आ ही गई। इसने तो हमारी क्लास की नाक ही कटवा दी है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि ज़ियायू टीम की चारों लड़कियों ने 20% पॉइंट्स कटवाना मंजूर कर लिया, लेकिन तुम्हें टीम से बाहर निकाल फेंका। कल तक जो लड़कियाँ तुम्हारे आगे पीछे घूमती थी, आज वो उतनी ही पत्थर दिल हो गई हैं। इंसानी फितरत साफ नजर आ रही है। और तो और, कल रात ज़ियायू टीम की चारों लड़कियों ने एक साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर तुमसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। और उसके तुरंत बाद स्कूल के फोरम पर एक पोस्ट को होम पेज पर सबसे ऊपर पिन कर दिया गया। सबको मेरा नमस्कार, मैं ज़ियायू टीम की कैप्टन ज़ेंग ज़ियायू हूँ। इस पोस्ट को करने का मेरा मकसद आप सबको गुफान नाम के उस नीच परजीवी से सावधान करना है जो सिर्फ दूसरों का फायदा उठाता है। हमने देखा कि उसने हमारे भरोसे का फायदा उठाकर हमारी टीम के अकाउंट के पैसों को पानी की तरह बहाया है। इतना कहकर ज़ेंग ज़ियायू ने एक फोटो भी साथ में लगा दी। वो अकाउंट से खरीदी गई कई जड़ी बूटियों और बढ़िया स्टील के खर्च का रिकॉर्ड था। जैसा कि आप देख सकते हैं, टीम के अकाउंट के ज्यादातर पैसे गुफान ने अलग अलग चीजें खरीदने में उड़ा दिए हैं, जबकि हमारी टीम को इन चीजों की कोई जरूरत ही नहीं थी। एनर्जी कोर, मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि ये एनर्जी कोर और बाकी सारा कीमती सामान आखिर गया कहाँ? क्या उसने ये सब अपने फायदे के लिए रख लिया? पेज को हर बार रिफ्रेश करने पर उस पोस्ट पर कई सारे नए कमेंट्स आ रहे थे और हर कोई बिना किसी अपवाद के बस तुम्हें ही गालियां दे रहा था। बेचारी स्कूल की देवियां, बहुत बढ़िया। पोस्ट को वायरल होता देख ज़ेंग ज़ियायू के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान आ गई। गुफान, मैंने तुम्हें खुद ही टीम से निकलने को कहा था, पर तुम नहीं माने। देखो, तुम्हारी इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई है। मैं भी देखती हूँ कि सबके तानों का शिकार बनने के बाद अब तुम क्या करते हो। और वैसे भी अब मार्शल आर्ट्स के इम्तिहान का सबसे जरूरी समय आ गया है। मार्शल आर्ट्स के इम्तिहान का फाइनल स्कोर टीम मैच और सोलो मैच दोनों को मिलाकर बनता है। टीम मैच के स्कोर के बिना और तुम्हारी उस कमजोर चीलिंग लेवल की ताकत के साथ तुम्हारी हालत के बारे में सोचकर ही ज़ेंग ज़ियायू अपनी हंसी नहीं रोक पाई। गुफान, ओ मेरे गुफान, अब तक तो तुम शायद किसी कोने में दुबक कर रो रहे होगे, लेकिन यहाँ तुम्हें तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उस कमेंट में जो भी कहा गया था, वो सारा खरीदा हुआ सामान असल में ज़ेंग ज़ियायू और बाकी लोगों के लिए ही इस्तेमाल हुआ था। लेकिन ये नाम की ज़ियायू टीम असल में बेवकूफों और निकम्मों से भरी हुई थी। मिसाल के तौर पर कैप्टन ज़ेंग ज़ियायू को ही ले लो। क्लास स्वॉर्ड्समैन, टैलेंट एस रैंक स्वॉर्ड्स एंड स्वॉर्ड। वो हर दिन बिना कुछ सोचे समझे बस अंधाधुंध हमले करती है और मॉन्स्टर्स के वार से बचने की तो कोशिश ही नहीं करती। हर लड़ाई के बाद उसका कवच टूट जाता है। और एलिन, क्लास आर्चर, टैलेंट एस रैंक विंड्स ब्लेसिंग। वो अभी तक निंग युआन लेवल पर नहीं पहुंच पाई है, इसलिए वो सिर्फ असली तीर कमान का ही इस्तेमाल कर सकती है। भगवान जाने तुमने उसके लिए कितने सारे तीर बनाए होंगे
और रही बात ली शुइचिंग की, पूरी तरह से फुल माना होने पर भी वो मुश्किल से 2 स्किल यूज कर पाती है। वो एक हाई डैमेज वाली पर बहुत ज्यादा माना खर्च करने वाली मेज है। अपने स्किल यूज करने के बाद वो एक गोब्लिन से भी ज्यादा बेकार हो जाती है। गेम के बग्स का इस्तेमाल करके अगर तुमने उन्हें माना पोशंस और तीर बनाकर नहीं दिए तो 2 दिन के अंदर ही ZIU टीम के तोते उड़ जाएंगे और उनमें भगदड़ मच जाएगी। पर तुम्हें जरा सी भी घबराहट नहीं थी, बल्कि तुम तो मजे से बैठकर तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे। पता नहीं अब कौन सा नया बकरा फंसने वाला है। जब वो चारों लड़कियां आपस में लड़ मरेगी तब देखने में बड़ा मजा आएगा। तुम ये सब सोच ही रहे थे कि तभी एक भारी और कर्कश आवाज ने पूरी क्लास को शांत कर दिया। तूफान, मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ। क्लास टीचर मिस्टर हुआंग क्लास के दरवाजे पर खड़े थे और अपनी उंगली तुम्हारी तरफ तानते हुए चिल्ला रहे थे। मैंने अपने 10 सालों से ज्यादा के करियर में तुम्हारे जैसा घटिया स्टूडेंट आज तक नहीं देखा। तमाशा देख रहे बच्चे तो हंस हंस कर पागल हो गए। अरे बूढ़े हवांग, कल ही तो आप सबके सामने गूफान की तारीफों के पुल बांध रहे थे कि वो आपका सबसे होनहार छात्र है। आपको उस पर गर्व था ना? तो अचानक जज्बात कैसे बदल गए? लेकिन कुछ ही सेकंड बाद अपनी सीट पर तुम्हें ऐसे बिना हिले डुले बैठा देखकर हवांग सर का पारा एकदम 7वें आसमान पर पहुंच गया और अगले ही पल एक एसेंस कंडेंसेशन स्टेज वाले फाइटर की खतरनाक औरा ने तुम्हें पूरी तरह से घेर लिया। अच्छा, तो तुम खुद नहीं जाओगे, है ना? रुको, मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालता हूँ। इतना कहते ही उन्होंने कसकर तुम्हारी बांह पकड़ ली और पूरी ताकत से तुम्हें खींचा। लेकिन अगले ही सेकंड तुम अपनी जगह से टसे मज नहीं हुए, उल्टा तुम्हारे चेहरे पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी और तुम बस उन्हें घूर रहे थे। हवांग सर तो हक्के बक्के रह गए। हालांकि उन्होंने अपनी 50% ताकत भी इस्तेमाल नहीं की थी, लेकिन फिर भी स्पिरिट अवेकनिंग स्टेज का कोई भी छात्र उसे इतनी आसानी से नहीं झेल सकता था। वहीं दूसरी ओर तुम मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। गॉडेस चेन लिना के साथ सफलतापूर्वक लिंक होने के बाद गॉडेस लिंक टैलेंट का ऑल एट्रीब्यूट बोनस बढ़कर 150% हो चुका था। और तो और तुमने अपनी आखिरी बाधा भी पार कर ली थी और सीधे बोन फोर्जिंग स्टेज में कदम रख दिया था। क्या तुमने बोन फोर्जिंग स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया? आखिर हवांग सर एसेंस कंडेंसेशन स्टेज के उस्ताद थे, तो वो तुरंत माजरा समझ गए। लेकिन बोन फोर्जिंग स्टेज का हुआ तो क्या? मैं भी तो एसेंस कंडेंसेशन स्टेज पर हूँ। लेकिन जैसे ही वो अपनी पूरी ताकत लगाने वाले थे, क्लास के बाहर से अचानक एक बेहद मीठी आवाज गूंजी। माफ कीजिएगा, क्या गूफान क्लास में है? दरवाजे पर एक ऐसी लड़की खड़ी थी जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। जो बच्चे अभी तक तुम्हारे मजे ले रहे थे और तुम्हें डांट खाते हुए देखकर खुश हो रहे थे, उनके तो होश ही उड़ गए। अरे बाप रे, ये तो अपनी स्कूल ब्यूटी निंग जूचिंग है। ये यहाँ गूफान से मिलने क्यों आई है? क्या पता यार, निंग जूचिंग तो हमारे स्कूल की सबसे ताकतवर फाइटर है ना। सुना है वो बोन फोर्जिंग के 7वें लेवल पर पहुंच चुकी है। गूफान और उसकी तो कोई बराबरी ही नहीं है, दोनों अलग ही दुनिया के लोग हैं भाई। शांत हो जाओ सब, बूढ़े हवांग ने जोर से चिल्लाकर कहा और क्लास को शांत करवाया। और फिर पलक झपकते ही उनके चेहरे पर एक मक्खन लगाने वाली मुस्कान आ गई। ओह, तो तुम हो निंग जूचिंग। बेटा, तुम किससे मिलने आई हो? उनके सामने खड़ी ये लड़की हुआई हाई फर्स्ट हाई स्कूल की सबसे शक्तिशाली छात्रा थी। लेकिन सबसे बड़ी बात थी उसका रुतबा और उसका परिवार, जिससे पंगा लेने की हिम्मत खुद प्रिंसिपल भी नहीं कर सकते थे। निंग जूचिंग ने तुम्हारी तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे गूफान से मिलना है। ये सुनते ही बूढ़े हवांग की आवाज एकदम से तेज हो गई। वो बुरी तरह चौंक गए थे, लेकिन अगले ही पल उन्हें कुछ समझ में आया। अरे निंग, शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन कल ही ZIU टीम ने गूफान को अपनी टीम से धक्के मारकर निकाल दिया है। वो अब उस टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि निंग जूचिंग के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं बदला। मुझे पता है, और बिल्कुल इसी वजह से मैं यहाँ गूफान से मिलने आई हूँ। इतना कहकर वो सभी बच्चों की फटी हुई आंखों के सामने से गुजरती हुई सीधे तुम्हारे पास आकर खड़ी हो गई। और फिर उसने अपना वो नाजुक सा हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ाया, जिसे थामने का सपना स्कूल के ना जाने कितने ही लड़के देखते थे। क्या तुम मेरी टीम में शामिल होना चाहोगे? उसके इतना कहते ही पूरी क्लास की मानो सांसें ही थम गईं। वो गूफान, जिसे अभी अभी ZIU टीम ने लात मारकर निकाला था, जिसे सब एक बोझ बुला रहे थे, उसे खुद स्कूल ब्यूटी निंग जूचिंग ने अपनी टीम में बुलावा दिया था। अगर किसी को याद हो तो कल ही निंग जूचिंग की टीम ने महज 35 मिनट में अर्थ ड्रैगन नेस्ट का डंजन क्लियर किया था। वो पूरे हुए हाई शहर की नंबर 2 टीम थी। इस पल तुम्हारे दिल में भी थोड़ी हैरानी थी।
कि निंग जूचिंग ने मुझे अपनी टीम में शामिल होने का न्योता दिया है। गेम में निंग जूचिंग महान शिया प्रांत के गवर्नर की बेटी है। दूसरे शब्दों में कहें तो वो एक राजकुमारी है। उसके पिता, जो महान शिया प्रांत के वर्तमान गवर्नर हैं, एक डबल एस टैलेंट वाले प्रोफेशनल हैं। रुको, तुम्हें अचानक ख्याल आया, अगर मैं निंग जूचिंग के साथ सफलतापूर्वक जुड़ जाऊं और जब उसका लगाव 100% हो जाए तो क्या मुझे ट्रिपल एस रैंक का टैलेंट नहीं मिल जाएगा? लेकिन ठीक उसी समय जब सबको लगा कि तुम कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की की बात मान लोगे, तुमने धीरे से बस कुछ ही लफ्ज कहे, मुझे नामंजूर है। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। एक परजीवी ने हमारी निंग को मना कर दिया। वहीं निंग जूचिंग ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आंखों में निराशा की झलक थी। तो सच में बात नहीं बनेगी? आखिरकार गुफान हमारे बारे में बहुत कम जानता है, उसका मना करना लाजमी है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने लगी, तुमने उसे रोक लिया और अगले ही पल तुमने कुछ ऐसा कह दिया जिसने सबको बुरी तरह चौंका दिया। भले ही मैं अभी तुम्हारी टीम में शामिल होने का इरादा नहीं रखता, लेकिन मैं तुम्हें गेम पार करने के लिए अपनी मदद दे सकता हूँ। नंबर 1 पर वापस आना मेरे लिए बच्चों का खेल है। तुम्हारे इतना कहते ही पूरी क्लास में हंगामा मच गया। तुम्हारी इस पागलपन भरी बात से हर कोई हैरान था। वे तुम्हारा मजाक उड़ाने लगे। अरे भाई, तू तो बड़ा मजाकिया है यार। ये इस साल का सबसे मजेदार जोक था। महज एक बी रैंक टैलेंट वाला कचरा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अगर उन्हें पछाड़ना है ना, तो निंग की टीम का समय 35 मिनट से घटाकर 23 मिनट से कम करना होगा। तभी बूढ़े टीचर हुआंग ने भी तुम्हारी इस बेवकूफी को टोकते हुए कहा। गुफान, तुम ऐसे ही कुछ भी बकवास नहीं कर सकते। हालांकि निंग जूचिंग ने बड़ी शांति से कहा, प्रोफेसर हुआंग, मुझे गुफान पर भरोसा है। अगर उसे थोड़ा वक्त दिया जाए तो वो हमारी जिजिंगहुआ टीम को फिर से नंबर 1 बना सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने शियायू की टीम को हमें हराने में मदद की थी। अरे बाप रे, इस लड़की पे तो इसका गहरा जादू चल गया है। सब लोग निशब्द रह गए। शियायू की टीम के 23 मिनट वाले स्कोर से इस गुफान का रत्ती भर भी क्या लेना देना है भाई? वो तो बस एक सपोर्ट बफ देने वाला नमूना है। निंग जूचिंग की आंखों में देखते हुए तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। दिलचस्प है। फिर तुम धीरे से उठे और इत्मीनान से बोले, मुझे ज्यादा वक्त की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी इसी वक्त ऐसा कर सकता हूँ। तुम्हारी इस बात ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। एक और पागलपन भरा दावा, लेकिन बाकी सबके उलट। निंग जूचिंग ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ठीक है, मेरे साथ आओ। रास्ते में आगे चलती हुई निंग जूचिंग ने पीछे मुड़कर तुम्हें देखा और पूछा, क्या तुम्हें ये जानने की उत्सुकता नहीं है कि मैं तुम पर इतना भरोसा क्यों कर रही हूँ? तुमने पूरे आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं बहुत हैंडसम हूँ। तुम्हारा और निंग जूचिंग का पहले कभी कोई वास्ता नहीं रहा था और तुम कोई जादूगर भी नहीं हो जिसके पास दूर से ही निंग जूचिंग को अपने ऊपर अंधा विश्वास दिलाने की ताकत हो। इसलिए तुमने बस उससे मजाक किया। ये सुनकर निंग जूचिंग हल्की सी हंसी। सच कहूँ तो मैं तुम पर भरोसा नहीं कर रही। मुझे जेंग शियायू और उन तीनों पर पूरा भरोसा है, सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पर। वो मेरी जिजिंगहुआ टीम को कभी पीछे नहीं छोड़ सकते। तुम कुछ पल के लिए अवाक रह गए। अच्छा जी, तो तुम ऐसे खेल रही हो? तुम्हारे चेहरे के भाव देखकर निंग जूचिंग शरारत भरी मुस्कान के साथ बोली, क्या हुआ? जो तुम सुनना चाहते थे वो मेरे मुंह से नहीं सुना तो बुरा लगा? अच्छा बाबा, अब तुम्हें और नहीं चिढ़ाऊंगी। वैसे ये बात तो सच है कि तुम अब तक के मेरे देखे हुए सबसे हैंडसम लड़के हो, लेकिन तुम्हारी बात करें तो तुम मेरी मदद करने के लिए क्यों तैयार हुए? ये सुनकर तुम बस मुस्कुरा दिए। तुम्हारी मदद? मेरे लिए कोई भी चलेगा, बस शियायू की टीम को बुरी तरह हराना है। ये सुनकर निंग जूचिंग ने मुंह फुलाया और हल्की सी आवाज निकाली, बुद्धू, क्या तुम यह नहीं कह सकते कि मैं सुंदर हूँ इसलिए? और जब तुम डंजन के प्रवेश द्वार पर पहुँचे तो 3 लड़के और एक लड़की पहले से इंतजार कर रहे थे। निंग जूचिंग आगे बढ़ी और उनमें से एक तगड़े लड़के की ओर इशारा करते हुए बोली, गुफान, मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। ये सब मेरी टीम के साथी हैं। चेनले, इसका क्लास शील्ड वॉरियर है और इसका टैलेंट ए रैंक का है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुमने हाथ हिलाकर निंग जूचिंग की बात काटी। तुम लोग बस वही करना जो मैं कहूँगा। तुम्हारी टीम जैसी भी हो, हम शियायू की टीम के 23 मिनट के रिकॉर्ड को आराम से कुचल देंगे। ये सुनते ही चारों के चेहरे के भाव बदल गए। उनमें से एक लंबा और पतला लड़का तुम्हें घूरते हुए गुस्से में बोला, तुम्हारे कहे अनुसार करें? तुम तो अपनी टीम से निकाले गए एक कचरे हो। तुम्हें यहाँ हुक्म चलाने का क्या हक है? निंग जूचिंग ने त्योरियां चढ़ाई। डुआन फान, गुफान को मैंने यहाँ बुलाया है।
डुआन फान ने चिढ़कर कहा। कैप्टन, कहीं तुम इसके झांसे में तो नहीं आ गई? अगर इसमें सच में कोई बात होती तो शियायू की टीम इसे धक्के मारकर बाहर क्यों निकालती? झेंग शियायू और बाकी लोग कोई बेवकूफ नहीं है। आज मैं, डुआन फान, ये बात साफ साफ कह रहा हूँ। इसके इशारों पर नाचना मेरे लिए तो बिल्कुल नामुमकिन है। तभी टीम की एक और लड़की लिन ताओ ने समझाते हुए कहा। डुआन फान, थोड़ा शांत हो जाओ, बस एक ही डंजन की तो बात है। कैप्टन की बात मान लो, वैसे भी आजमाने में क्या हर्ज है ना डुआन फान? चेन लेई ने भी समझाया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि डुआन फान इतना भड़क जाएगा, लेकिन सच कहूं तो डुआन फान का भड़कना लाजिमी था। एक टीम में सिर्फ 5 लोग ही हो सकते हैं। अगर निंग जूचिंग तुम्हें टीम में लेना चाहती है तो किसी न किसी को तो बाहर जाना ही पड़ेगा, और टीम में सबसे कमजोर वही है। ऊपर से उसका रोल भी काफी हद तक तुम्हारे जैसा ही है। अब मार्शल आर्ट का एग्जाम भी सिर पर है, ऐसे में कोई भी खुद की बलि नहीं चढ़ाना चाहेगा। मैं बिल्कुल शांत हूँ, डुआन फान ने बेपरवाही से कहा। कैप्टन, या तो ये रहेगा या फिर मैं, मुझमें और गुफान में से कोई एक ही टीम में बचेगा। ये सुनकर बाकी लोग भी उलझन में निंग जूचिंग को देखने लगे। वे काफी समय से डुआन फान के साथ थे। माना कि उसका रवैया थोड़ा खराब था, लेकिन सब उसकी आदत से वाकिफ हो चुके थे। ऐसे वक्त पर खिलाड़ी बदलना कोई समझदारी नहीं थी। लेकिन निंग जूचिंग ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराई। टीम से निकलने की तुम्हारी अर्जी मुझे मंजूर है। अभी जो डुआन फान इतना इतरा रहा था वो सन रह गया। अरे नहीं, जरा रुको कैप्टन, मैंने ये कब कहा कि मैं टीम छोड़ रहा हूँ? नहीं, तुमने यही कहा था। मेरी पसंद गुफान है। अगर वो मेरी टीम में शामिल नहीं भी होता तब भी मैं उसे ही चुनती। ये कहते हुए उसने अपनी कलाई उठाई और अपनी घड़ी पर कुछ टैप किया। तुम्हारे टीम छोड़ने की अर्जी मैंने आगे बढ़ा दी है। तुम चाहो तो अभी कंफर्म कर सकते हो। यह नजारा देखकर चेन लेई और बाकी सब भी हक्के बक्के रह गए कि अचानक से उनका एक साथी कैसे कम हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा। डुआन फान की आंखें फटी की फटी रह गई और उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। निंग जूचिंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक ऐसे बेकार इंसान के लिए मुझसे दुश्मनी मोल लोगी जिसे कोई नहीं पूछता। अगर ऐसा ही है तो मैं भी देखता हूँ कि तुम लोगों में नंबर 1 आने की कितनी औकात है। ये कहकर उसने एप्लीकेशन अप्रूव कर दी और बिना पीछे मुड़े वहाँ से चला गया। निंग जूचिंग ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा, बल्कि तुम्हारी तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए बोली, देखा तुमने, तुम्हारी वजह से मेरा एक टीममेट कम हो गया। हालांकि तुम मेरी टीम ज्वाइन नहीं करना चाहते, लेकिन एक बार मेरे साथ डंजन में तो चल ही सकते हो ना? तुमने निंग जूचिंग को गहराई से देखा और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलकर थोड़ा मजा कर लेता हूँ। निंग जूचिंग शायद डुआन फैन जैसे सिरदर्द को बहुत पहले ही टीम से बाहर निकालना चाहती थी। उसकी थोड़ी मदद करने में कोई बुराई नहीं थी। आखिर वो गॉडेस लिंक की टारगेट्स में से एक जो थी। इतना कहकर सभी लोग सीधे डंजन के अंदर चले गए। तभी मिट्टी की एक तेज महक उन सब की नाक में भर गई। चेन लेई ने तुरंत कहा, ये डंजन तो बहुत ही बकवास है। कल जब हम आए थे तो अर्थ एलिमेंट पोर्शन लाना भूल गए थे और हमारे सारे स्टैट्स सीधे 30% गिर गए थे। हाँ, लेकिन आज मैंने पूरी तैयारी कर ली है। ये कहकर निंग जूचिंग ने पोर्शन की 5 बोतलें निकाली। निंगयुआन लेवल का अर्थ एलिमेंट पोर्शन, जो अर्थ एलिमेंट की पावर को 20% तक बढ़ा सकता है। लेकिन तभी तुमने अचानक बोलते हुए कहा, मेरा वाला पियो, आखिर हमें इसे स्पीडन जो करना है। ये कहते हुए तुमने पोर्शन की 4 बोतलें निकाली और उन्हें बांट दी। लेकिन निंग जूचिंग ने पोर्शन को वापस तुम्हारी तरफ खिसकाते हुए कहा, मैं दे दूंगी। तुम यहाँ हमारी मदद करने आए हो तो मैं तुम्हें इसके पैसे कैसे भरने दे सकती हूँ? तुमसे किसने कहा कि ये फ्री है? एक बोतल की कीमत 10,000 है। पास खड़ी लिन ताओ जोर से चिल्लाई, एक बोतल के 10,000? तुम सीधा डाका क्यों नहीं डाल लेते? निंगयुआन लेवल का अर्थ एलिमेंट पोर्शन ज्यादा से ज्यादा 5,000 का आता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि इसे 10,000 में बेच रहे हो? निंग जूचिंग ने बिना कुछ सोचे तुरंत कहा, ठीक है। और अगले ही पल उसने तुम्हारे हाथ से पोर्शन लिया और एक ही घूंट में गटक गई। कैप्टन, लेकिन लिन ताओ की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि निंग जूचिंग की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। इस अर्थ एलिमेंट पोर्शन को पीने के बाद मुझे सच में 50% का स्टैट्स बोनस मिल गया। मतलब जहां हमारे स्टैट्स 30% कम होने वाले थे, वहीं अब वो उल्टे 20% बढ़ गए हैं। ये सुनकर लिन ताओ बुरी तरह चौंक गई और उसने भी तुरंत पोर्शन पी लिया। अरे, ये तो सच है। टॉप स्टूडेंट्स होने के नाते उन्हें अच्छे से पता था कि डुआनगु लेवल के फाइटर्स ज्यादा से ज्यादा निंगयुआन लेवल के पोर्शन का असर ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं।
लेकिन एक नॉर्मल निंगयुआन लेवल के पोर्शन और तुम्हारे दिए गए पोर्शन के स्टैट्स में सीधे 30% का फर्क था। तो क्या जीआईयू की टीम ने इसी पोर्शन के दम पर इतने अच्छे रिजल्ट्स हासिल किए थे? तभी टीम के हीलर गाओ टैंग ने बुदाबुदाते हुए कहा, अगर कल हमारे पास ये पोर्शन होता तो हम कम से कम 25 मिनट के अंदर डंजन क्लियर कर लेते। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। इसके बाद पूरी टीम ने डंजन में तबाही मचा दी। रास्ते में मिलने वाले छोटे मोटे मॉन्स्टर्स इन टॉप स्टूडेंट्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं थे। जैसे ही आखिरी मॉन्स्टर को मारा गया तो किसी ने खुशी से झूमते हुए कहा, 16 मिनट, सिर्फ 16 मिनट में ही हम मांद की गहराई तक पहुंच गए। लेकिन गाओ तेंग के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने बाकी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, हमारी स्पीड पहले से काफी अच्छी है, ये बात तो सच है। लेकिन अगर हमें जीआईयू की टीम का रिकॉर्ड तोड़ना है तो हमें अगले 7 मिनट के अंदर इस अर्थ ड्रैगन को हराना ही होगा। अगर कल की बात होती तो शायद हम कर लेते, लेकिन आज हमारे पास डुआन फान नहीं है। मुझे लग रहा है कि हमारा डैमेज काफी नहीं होगा। और ठीक उसी पल मांद के अंदर से अचानक अर्थ ड्रैगन की भारी सांसों की डरावनी आवाज आने लगी। जमीन भी बीच बीच में कांप रही थी, जो बता रहा था कि अंदर एक बेहद खूंखार जानवर छिपा है। 7 मिनट में अर्थ ड्रैगन को हराना सच में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। रुको, घबराओ मत। तभी तुमने बड़े ही शांत अंदाज में कहा। चेन लेई ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ? आखिर इस वक्त का एक एक पल बहुत कीमती था। तुम चलकर चेन लेई के पास गए और उसे एक चीज थमा दी। ये क्या है? वो स्पिरिट मशरूम रास्ते में पड़ा मिला तो मैंने उठा लिया था। भी लड़ाई के दौरान जैसे ही सही मौका मिले इसे सीधा उस अर्थ ड्रैगन के मुंह में फेंक देना। इस वोड स्पिरिट मशरूम में बहुत सारा वोड एलिमेंट और जहर होता है। ये उस अर्थ ड्रैगन की कमजोरी पर एकदम सटीक वार करेगा। इससे कुछ ही देर के लिए अर्थ ड्रैगन की ताकत और स्टैट्स 50% तक गिर जाएंगे। ये सुनते ही सबकी सांसें जैसे थम सी गईं। क्या तुम सच कह रहे हो? एलिमेंट्स की कमजोरी का फायदा उठाकर रेड को जल्दी खत्म करना, इसके बारे में क्लास में तो बताया गया था, लेकिन रास्ते से कोई भी जड़ी बूटी उठाकर इस्तेमाल कर लेना इतना आसान थोड़ी होता है। इसके लिए तो बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं। लिन ताओ के चेहरे पर गजब का जोश था। उसने चेन ली को जल्दी करने के लिए कहा, अरे यार, ट्राई करके देख लेते हैं ना। जल्दी चलो। अगर सच में अर्थ ड्रैगन की पावर 50% तक कम हो गई तो उसे 7 मिनट में मार गिराना कोई बड़ी बात नहीं होगी। पांचों दोस्तों ने एक दूसरे का साथ दिया और एक एक करके मांद के अंदर घुस गए। पलक झपकते ही मांद के अंदर बैठे अर्थ ड्रैगन ने घुसपैठियों को देख लिया। उसने एक खौफनाक और भारी दहाड़ मारी, जिससे पूरी मांद बुरी तरह कांपने लगी। वो लोग कल भी एक बार लड़ चुके थे, इसलिए अब उन्हें अर्थ ड्रैगन के हमलों का थोड़ा अंदाजा हो गया था। चेनलिई ने हवा में एक लंबी छलांग लगाई और पूरी ताकत से चिल्लाया। उसके हाथ में मौजूद बड़ी सी ढाल से लाल रोशनी चमक उठी। शील्ड बैश। उस जोरदार वार से ड्रैगन का सिर एक तरफ झटके से घूम गया। दर्द के मारे अर्थ ड्रैगन गुस्से से फुफकारने लगा और इसी मौके का फायदा उठाते हुए चेनलिई ने बिजली की फुर्ती से वो वुड स्पिरिट मशरूम सीधा ड्रैगन के खुले मुंह में फेंक दिया। काम हो गया, लेकिन अगले ही पल अर्थ ड्रैगन ने अपनी भारी पूंछ घुमाकर चेनलिई को इतनी जोर से मारा कि वो हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। चेनलिई मांद की दीवार से ऐसे टकराया कि वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। गुफान, तूने झूठ बोला था। तुम्हें उसके इस बचपने पर हंसी आ गई। अबे भाई, तुझे क्या लग रहा है, कोई वीडियो गेम चल रहा है क्या? अरे उस अर्थ ड्रैगन को वो मशरूम पचाने का थोड़ा टाइम तो दे। तभी चेनलिई की तरफ तेजी से दौड़ता हुआ वो अर्थ ड्रैगन अचानक दर्द के मारे जोर जोर से तड़पने और चिंघाड़ने लगा। वो स्पिरिट मशरूम ने अपना काम कर दिया था। ये देखते ही बाकी लोग बिना कुछ कहे एक साथ उस पर टूट पड़े। आपस में कोई फालतू बात नहीं, बस उनका शानदार टीम वर्क देखने लायक था। और तुम आराम से पीछे खड़े होकर मजे ले रहे थे। अस्क निंग झूके की ये टीम जीआईयू की टीम की उन पापा की परियों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतरीन और तालमेल वाली है। जीआईयू की उस टीम में कोई कमांड देता है तो कोई उस कमांड पर शक करता है और कोई तो बात ही नहीं मानता। सबके सब खुद को ही सबसे बड़ा तीसमारखा समझते हैं। खैर 5 मिनट भी नहीं बीते और उस अर्थ ड्रैगन के गले से एक दर्दनाक और फटी हुई चीख निकली। उसका वो विशाल शरीर धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। उन चारों का गेम प्ले भी कल के मुकाबले काफी बेहतर था, भले ही उनके पास डुआन फैन के रूप में एक सब कैरी की कमी थी। उनकी स्पीड भी काफी बढ़ गई थी और उन्होंने सफलतापूर्वक अर्थ ड्रैगन नेस्ट को क्लियर कर लिया। इसमें उन्हें 20 मिनट 38 सेकंड लगे।
पैनल पर दी गई जानकारी को देखते हुए पर्पल ऑर्किड टीम के चारों सदस्यों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर छाई हुई जबरदस्त एक्साइटमेंट छुपाई नहीं छुप रही थी। अरे बाप रे, 20 मिनट 38 सेकंड, रिकॉर्ड टूट गया। और सिर्फ टूटा ही नहीं, बल्कि हम पिछले रिकॉर्ड से लगभग 3 मिनट आगे हैं। पल भर में चेन लिई और लिन ताओ चहकते हुए तुम्हारे चारों ओर इकट्ठा हो गए और बोले, फैन भाई, आप तो एकदम बवाल हो। आपको कैसे पता चला कि वो स्पिरिट मशरूम काम आएगा? हाँ, और वो लाइफ एलिमेंट एफिनिटी पोर्शन, आखिर ये सब हुआ कैसे? निंग जूचिंग ने तारीफ भरी नजरों से तुम्हें देखते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ बाकी लोगों से कहा, तो बताओ, मेरी पसंद गलत तो नहीं थी ना? कैप्टन, आप एकदम गजब हो। गाओ टैंग एक तरफ अर्थ ड्रैगन से मिली लूट को इकट्ठा कर रहा था। उसने थोड़ी उलझन में कहा, मैं बस एक अंदाजा लगा रहा हूँ। मान लो कि ये तरीका समर रेन टीम का है और तुमने बस इसे उनसे सीख लिया है। लिन ताओ ने हल्का सा मुंह बनाते हुए कहा, गाओ टैंग, तुम्हें क्या लगता है, अगर समर रेन टीम के पास ये तरीका होता तो उन्हें डंजन क्लियर करने में कितना समय लगता? हाँ, बात तो सही है, तुम्हारी बात में दम है। अगर उनके पास ये तरीका होता तो मुझे लगता है उन्हें 15 मिनट भी नहीं लगते। वही तो, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि समर रेन टीम ने फैन भाई जैसे प्रो प्लेयर को टीम से निकाल कैसे दिया। कई बार एक टीम को किसी टैंक, कैरी या हीलर की जरूरत नहीं होती। उन्हें जरूरत होती है टीम के एक दिमाग की, और एक बेहतरीन टीम का दिमाग बाकी 4 खिलाड़ियों से 5 लोगों से भी ज्यादा का काम निकलवा सकता है। फैन भाई, आप हमारी टीम में शामिल हो जाओ ना। लिन ताओ तुम्हारे एकदम करीब आ गई। उसकी आंखों में तुम्हें लेकर एक अलग ही चमक थी, यहाँ तक कि उसने तुम्हें शुरुआत के तुम से अब फैन भाई बुलाना शुरू कर दिया था। खू खू, लिन ताओ, थोड़ा तो कंट्रोल करो। निंग जूचिंग ने लिन ताओ को तुम्हारे सामने से दूर खींच लिया। इस बारे में बाद में बात करते हैं। तुमने मना नहीं किया, बस एक बार समय देखा। तुमने आगे कहा, चूंकि डंजन पूरा हो गया है तो अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ठीक है फिर। लिन ताओ ने मुंह फुला लिया, जबकि निंग जूचिंग चेहरे पर मुस्कान लिए तुम्हें देख रही थी। पर्पल ऑर्किड टीम की आखिरी जगह तुम्हारे लिए हमेशा खाली रहेगी। जब 5 लोग डंजन से बाहर निकले तो डंजन के टेलीपोर्टेशन गेट के पास पहले से ही बहुत सारे छात्र जमा हो चुके थे। अरे बाप रे, जल्दी डंजन का लीडर बोर्ड देखो। अर्थ ड्रैगन नेस्ट का रिकॉर्ड टूट गया है। 20 मिनट 38 सेकंड। पर्पल ऑर्किड टीम कितनी खूंखार है। ये लोग तो सीधे सीधे 3 मिनट के भारी अंतर से आगे निकल गए। ये कैसे मुमकिन है? रुको जरा, वो तो गू फैन है। अब मैं समझा, तुमने सीधे सीधे समर रेन टीम का तरीका पर्पल ऑर्किड टीम को बता दिया। क्या घटियापन है, कितना बेशरम इंसान है। ये सब सुनकर लिन ताओ ने एक हाथ कमर पर रखा और दाहिने हाथ से कोने में बकवास कर रहे उन छात्रों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओए, तुम लोग ये क्या फालतू बकवास कर रहे हो? बकवास बंद करो, वरना मिस तुम्हारा मुंह नोच लेंगी। निंग जूचिंग ने आसपास के छात्रों को ठंडी नजरों से घूरते हुए कहा और भारी आवाज में बोली, तुम्हें लगता है कि हमारी पर्पल फ्लावर टीम शियायू टीम की रणनीति इस्तेमाल कर रही है? क्या उनकी इतनी औकात है? तुम में से जिसे ज्यादा खुजली हो रही है वो जाकर चेंग शियायू को बता सकता है। आज से पर्पल फ्लावर टीम शियायू की टीम का शिकार करना शुरू करेगी। हम लीडर बोर्ड से उनका नामो निशान मिटा देंगे। शियायू टीम का सबसे बड़ा हुकुम का इक्का तो उन्होंने खुद ही फेंक दिया है। अब वो किस हैसियत से मुझसे लड़ेंगी? क्या? उसी समय एक बहुत ही महंगी और शानदार डिजाइनर ड्रेस की दुकान में गुफान ने निंग जूचिंग की टीम के साथ मिलकर सिर्फ 20 मिनट में अर्थ ड्रैगन नेस्ट पार कर लिया और खुलेआम धमकी दे रही है कि वो हमारी शियायू टीम को निशाना बनाएगी। मतलब इतनी हिम्मत कहाँ से आई उसमें? क्या हुआ शियायू? एलिन ने बगल में ड्रेस ट्राई करते हुए पूछा। एंजेला और ली शुएचिंग ने भी उसकी तरफ देखा। चेंग शियायू गुस्से से हॉन्फ रही थी। उसने चिढ़ते हुए कहा, अभी अभी गुफान ने निंग जूचिंग की पर्पल फ्लावर टीम के साथ मिलकर 20 मिनट और 38 सेकंड का नया रिकॉर्ड बनाया है और अर्थ ड्रैगन नेस्ट का लीडर बोर्ड तोड़ दिया है। निंग जूचिंग वहाँ भौंक रही है कि वो हमारे सारे रिकॉर्ड्स को पैरों तले रौंद देगी। क्या वो मजाक कर रही है? वो खुद को समझती क्या है? एलिन ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, 20 मिनट 38 सेकंड, इतनी जल्दी? लेकिन अब नंबर 1 आने का क्या फायदा? हीरो स्क्वाड का असेसमेंट तो कब का खत्म हो चुका है। वही तो। चेंग शियायू ने अपने गुस्से को काबू करने के लिए कई लंबी सांसें ली और अपना गुस्सा पी गई। उन नौटंकीबाजों को अभी भाड़ में जाने दो। जल्दी से अपनी ड्रेसेस फाइनल करो। आज की स्टॉर्स हम हैं। कल जब टाइम मिलेगा तब हम जाकर अपना रिकॉर्ड वापस छीन लेंगे।
शाम के समय हुआई शहर के होना होटल के रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में शिया यू टीम की चारों लड़कियां दरवाजे पर खड़ी थीं। उनके चेहरों पर घमंड भरी मुस्कान थी। शिया यू टीम को हीरो स्क्वाड बनने पर बहुत बहुत बधाई। लगता है इस साल कैपिटल यूनिवर्सिटी में तुम सबका एडमिशन पक्का है। शुक्रिया। चारों लड़कियां अपने चेहरों पर एक बनावटी मुस्कान लिए सबकी बधाइयों का जवाब दे रही थी। लेकिन तभी एक लंबी और खुले बालों वाली औरत उनकी तरफ चलती हुई आई। ली शुएचिंग ने चिढ़कर उसे देखा और रूखेपन से कहा, चेन लेना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चेन लेना के चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान थी। मैं तो तुम्हें बधाई देने आई हूँ, शुएचिंग। ली शुएचिंग ने नफरत से मुंह फेर लिया। उसने चेन लेना को इस पार्टी के बारे में कुछ बताया ही नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी ये नकारा माँ यहाँ आकर उसकी बेइज्जती करवाए। तुम्हें ये जगह कैसे मिली? मनहूस कहीं की। क्या गुफान ने तुम्हें बताया? क्या उसने तुम्हें मेरे सामने गिड़गिड़ाने के लिए भेजा है ताकि मैं उसे वापस टीम में रख लूं? उसका नाम सुनते ही चेन लेना के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। कल रात शुएचिंग का सोशल मीडिया देखने के बाद ही उसे पता चला था कि गुफान को शियायू टीम से निकाल दिया गया है। वो मन ही मन सोचने लगी, तभी तो कल दोपहर वो मेरे पास आया था और इतना जंगली हो रहा था, तो वो अपना गुस्सा निकाल रहा था। चेन लेना को चुप देखकर ली शुएचिंग को लगा कि उसका तीर निशाने पर लगा है। उसके चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान आ गई। चेन लेना, जाकर उस लूजर से कह दो कि उसे वापस टीम में लेना अब नामुमकिन है। मैं उस जैसे घटिया इंसान के लिए अपना भविष्य बर्बाद नहीं कर सकती। पास ही खड़ी चेंग शियायू ने त्योरियां चढ़ाई। ये बेवकूफ ली शुएचिंग कभी मौका देखकर बात करना नहीं सीखेगी। इतने सारे लोग देख रहे हैं, अगर तुम्हारा रिश्ता खराब भी है तो कम से कम अच्छा होने का नाटक तो कर लो। इससे तो मेरी शियायू टीम की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कोई और रास्ता न देखकर उसने बात संभालने का फैसला किया। नमस्ते आंटी जी, मैं शियाओ टीम की कैप्टन हूँ, झेंग शियाओ। आप इस तरफ आइए, मेन टेबल पर आपके लिए जगह रखी गई है। और कुछ ही देर बाद सबकी बेकरारी के बीच बैंक्वेट हॉल की लाइटें अचानक धीमी हो गईं और एक दमदार म्यूजिक बजने लगा। कई ब्राइट स्पॉटलाइट्स एक एक करके शियाओ टीम की उन चारों लड़कियों पर पड़ने लगी। वहाँ मौजूद हर किसी की नजरें उन्हीं पर टिकी थी। और तभी चेन लेना का फोन बजा और उसके माथे पर हल्की सी सिकुड़न आ गई। उसने फोन खोलकर देखा, मैसेज था, लेना आंटी, बैंक्वेट हॉल के सेकंड फ्लोर पर आ जाइए। बस अपने पीछे दाईं तरफ वाले कोने की सीढ़ियों से ऊपर आ जाइए। ये मैसेज भेजने वाले तुम ही थे। चेन लेना ने मुड़कर ऊपर की तरफ देखा। कोने में एक बहुत ही धुंधला सा साया खड़ा था। थोड़ी देर मन ही मन कश्मकश में रहने के बाद चेन लेना उठी और सीढ़ियों की तरफ चल दी। सेकंड फ्लोर एक छज्जे जैसी छोटी और अंधेरी जगह थी। उस छोटे से प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर कोई भी नीचे बैंक्वेट हॉल में झांक सकता था। तुम कमर तक ऊंची दीवार के पास खड़े थे और मुस्कुराते हुए चेन लेना की तरफ हाथ हिला रहे थे। लेना आंटी, इधर। चेन लेना तुम्हारे करीब आई और धीरे से बोली, श्याओफान, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुमने कहा, और किस लिए बुलाऊंगा? जाहिर है उस बचे हुए 20% करप्शन पॉइंट्स के लिए। कुछ ही पलों बाद चेन लेना का करप्शन लेवल आखिरकार 90% तक पहुँच गया। आपको एस रैंक का टैलेंट आइस बाउंड्री मिल गया है। इसका असर आइस एलिमेंट के स्किल्स अब 300% डैमेज देंगे, लेकिन कास्टिंग कॉस्ट 500% होगी। साथ ही आइस एलिमेंट के स्किल सीखने और उनमें माहिर होने की स्पीड 200% बढ़ जाएगी। उसी पल तुम्हारे आसपास बिखरे हुए आइस एलिमेंट के कण ऐसे महसूस होने लगे जैसे उन्हें कोई लीडर मिल गया हो। वो अचानक से एक्टिव हो गए और तेजी से तुम्हारे शरीर के अंदर समाने लगे। बस कुछ ही सांसों के वक्त में सारे एलिमेंट्स तुम्हारी रग रग में दौड़ने लगे। तुमने एक गहरी सांस छोड़ी। चलो, करप्शन लेवल आखिरकार 80% के पार तो पहुंचा। बस अफसोस इस बात का है कि आखिरी 10% की कसर रह गई, वरना ये एस रैंक टैलेंट सीधे डबल एस रैंक में अपग्रेड हो जाता। आइस बाउंड्री को एस रैंक के सबसे खतरनाक टैलेंट्स में गिना जाता है। ये 300% का खौफनाक डैमेज दे सकता है। बस इसकी एक ही कमी है, इसकी कास्टिंग कॉस्ट 500% है। मतलब एक पूरी टीम फाइट में तुम इसके ज्यादा अल्टीमेट अटैक्स यूज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसका वार होता बहुत ही जानलेवा है, वरना ली शुएचिंग इतने ज्यादा घमंड में नहीं होती। और तभी झेंग शियाओ स्टेज के ठीक बीच में खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। यहाँ मैं अपनी शियाओ टीम के सबसे नए मेंबर के नाम का ऐलान करने जा रही हूँ, जू बाडान। उसके इतना कहते ही एक नौजवान और हैंडसम लड़का स्टेज पर आया। उसने माइक पकड़ा और बोला, हेलो एवरीवन, मैं हूँ जू बाडान। उसके सामने आते ही ऑडियंस के बीच से अचानक ही हैरानी भरी आवाजें आने लगी।
ओ भाई, ये तो जू बाडान है। बंदा सिर्फ अमीर ही नहीं है बल्कि एक एस रैंक टैलेंटेड प्लेयर भी है। बाप रे, इसका मतलब गूफान को टीम से निकालना पहले से ही तय था। हो सकता है आखिर जू बाडान कैपिटल शहर की जानी मानी जू फैमिली से जो है, उसके लिए एक हीरो स्क्वाड में जगह खरीदना कौन सी बड़ी बात है। नीचे ऑडियंस के बीच हो रही उस गर्मा गर्म बहस को महसूस करते हुए जू बाडान के चेहरे पर एक चालाक सी मुस्कान आ गई और वो भारी आवाज में बोला, मैं इस हीरो स्क्वाड में शामिल होकर बहुत खुश हूँ और कैप्टन जेंग शियाओ का भी शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये शानदार मौका दिया। मैं अपनी टीम के बाकी मेंबर्स के साथ पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करूंगा और इस हीरो स्क्वाड की जगह को पक्का करूंगा। सबको पता है कि उसका क्या मतलब है। हीरो पार्टी की असली योग्यता दोनों मैचों के स्कोर को मिलाकर तय होती है और जेआईयू की टीम ने तुम्हें बाहर निकालने के बाद 20% अंक गंवा दिए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अहम बात है। इसका मतलब है कि उन्हें 15 दिनों के बाद होने वाले मॉक टूर्नामेंट में भी पहला स्थान हासिल करना होगा, तभी वो हीरो पार्टी की कुर्सी पर टिके रह सकेंगे। अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं है अगर वो दूसरे नंबर पर आए, और इस बार दूसरे नंबर पर रही निंगजू छिंग की टीम ने पहला स्थान हासिल कर लिया तो हीरो पार्टी का खिताब निंगजू छिंग की टीम के पास चला जाएगा। लेकिन इस बात पर सब लोग बस मुस्कुरा कर रह जाते हैं। जेआईयू की टीम हार जाएगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जेआईयू की टीम अब अपने सबसे बेहतरीन रूप में आ चुकी है। 5 रैंक टैलेंट वाले खिलाड़ी, ऐसी शानदार टीम आखिर हार कैसे सकती है? और तो और जेंग जेआईयू स्वॉर्ड सेंट लेडी मूसी की बेटी भी है। हालांकि स्वॉर्ड सेंट मूसी के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था, वो बस चुपचाप मेज पर रखा स्वादिष्ट खाना खा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि चेन लिन्ना चुपके से वापस आ रही है और आकर अपनी जगह पर बैठ गई। मूसी ने अपनी नाक सिकोड़ी, उन्हें एक अजीब सी महक आ रही थी। मूसी को अपनी तरफ इस तरह घूरते देख चेन लिन्ना थोड़ी घबरा गई। सामने वाली महिला माउंटेन एंड सी लेवल की एक बेहद ताकतवर योद्धा है। कहीं अभी अभी उसने जो किया वो सब उन्हें पता तो नहीं चल गया? लेडी स्वॉर्ड सेंट, क्या कोई बात है? मूसी ने उसकी तरफ एक हल्की सी नजर डाली और पूछा, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? हाँ, थोड़ी सी। ये बात सच थी। माउंटेन एंड सी लेवल के एक ताकतवर योद्धा के रूप में इस पूरे बैंक्वेट हॉल में मौजूद किसी भी इंसान की हरकत मूसी की नजरों से छिप नहीं सकती थी। यहाँ तक कि अभी अभी चेन लिन्ना ने जो भी किया वो सब भी। पार्टी खत्म होने तक ली शुई छिंग एक बार भी मेन टेबल की तरफ नहीं आई। चेन लिन्ना ने एक गहरी सांस ली और चुपचाप होटल से चली गई। दूसरी तरफ स्वॉर्ड सेंट मूसी भी अपनी बेटी जेंग जियायू से मिले बिना ही वहां से जाने की तैयारी करने लगी। वो ज्यादातर अपनी ट्रेनिंग और लड़ाइयों में ही खोई रहती थी और साल भर में बहुत ही कम समय के लिए घर पर रुकती थी। आज उनके यहाँ आने का सिर्फ एक ही मकसद था, सबको ये जताना कि जेंग जियायू उन्हीं की यानी स्वॉर्ड सेंट मूसी की बेटी है, ताकि अगर कोई उसे परेशान करने की सोचे भी तो उसे पता हो कि उसके पीछे कितनी बड़ी ताकत खड़ी है। ठीक बंद होने ही वाले लिफ्ट के दरवाजे अचानक फिर से खुल गए। मूसी की आंखें हल्की सी चमक उठी। एक बेहद ही खूबसूरत और नौजवान लड़का राहत की सांस लेते हुए खुद से ही बड़बड़ा रहा था, उफ, शुक्र है बस लिफ्ट छूटने ही वाली थी। हुए हाई फर्स्ट हाई स्कूल की यूनिफॉर्म, लगता है ये जेआईयू के साथ ही पढ़ता है। मूसी ने मन ही मन सोचा। उस लड़के का रूप और उसका अंदाज देखकर किसी को भी बहुत अच्छा महसूस हो सकता था। वो मन ही मन उसकी तारीफ कर ही रही थी कि तभी उन्होंने अपनी भवें सिकोड़ ली। एक सेकंड, ये महक कैसी है? उस लड़के के शरीर से उन्हें एक जानी पहचानी परफ्यूम की खुशबू आ रही थी और वो परफ्यूम बिल्कुल वैसी ही थी जैसी अभी उनके पास बैठी उस महिला चेन लिन्ना से आ रही थी। तभी अचानक उनके दिमाग में एक बहुत ही अजीब सा ख्याल आया। ठीक उसी वक्त तुमने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, दीदी आप मुझे ऐसे घूर कर क्यों देख रही हैं? उस लड़के की इतनी साफ और मासूम सी मुस्कान देखकर मूसी ने अपना सिर हिलाया और धीमे स्वर में कहा, कुछ नहीं। तब तुमने एक बेहद मासूम सी मुस्कान के साथ कहा, दीदी आप बहुत खूबसूरत हो। ये सुनकर मूसी थोड़ी सी हैरान रह गई। सुंदर? ऐसा लगता है कि जब से वो स्वॉर्ड सेंट बनी है काफी समय से किसी ने उनसे इस तरह बात नहीं की थी। शुक्रिया, आपको भी। ठीक उसी समय लिफ्ट हल्की सी रुकी, पहली मंजिल आ गई थी। तुमने भी कुछ और नहीं पूछा और बाहर निकल गए। मूसी की तरफ पलटकर हाथ हिलाया। अलविदा दीदी। मूसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी आंखों में एक शांत भाव था। अलविदा। इंसान अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों से मिलता है, लेकिन वो जिन्हें हम सच में जान पाते हैं, ऐसे लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। अगर कुछ अलग ना हुआ तो शायद वो और उसके सामने खड़ा ये लड़का।
अब दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। मूसी से तुम्हारी ये मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं थी। तुम अभी काफी देर से भीड़ में छुपकर उनका इंतजार कर रहे थे। लिंक करने योग्य देवी का पता चला है। देवी मूसी, उम्र 38, टैलेंट स्वॉर्ड सेंट का आशीर्वाद, SS रैंक, लेवल माउंटेन एनसी रेलम का 5वां स्तर, देवी का स्कोर 97 पॉइंट। क्या आप मूसी को अपने लिंक पार्टनर के रूप में चुनना चाहते हैं? तुमने बिना हिचकिचाए नहीं चुन लिया। चेनलिना का ऑब्सेशन लेवल 80% से ऊपर जाने के बाद तुम अब अगली देवी को लिंक कर सकते थे। झेंग शियाओ की माँ स्वॉर्ड सेंट मूसी लिंक करने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन थी तुम्हारी उस खास लिस्ट में जिसमें तुम किसी को छोड़ना नहीं चाहते। झेंग शियाओ की माँ स्वॉर्ड सेंट मूसी शुरू से ही तुम्हारे प्लान का हिस्सा थी। उनका वो SS रैंक का स्वॉर्ड सेंट का आशीर्वाद, अगर तुम उनका ऑब्सेशन लेवल 100% तक पहुंचा सको तो वो SSS रैंक के टैलेंट में बदल सकता है, लेकिन अभी नहीं। माउंटेन एंड सी रेलम वाली मूसी को अभी फंसाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये तो वही बात हुई कि छोटी गाड़ी से बड़ा इंजन खींचवाना। अगर तुमने अभी मूसी को लिंक कर लिया तो डर है कि काफी लंबे समय तक तुम ऑब्सेशन लेवल वाला टास्क पूरा ही नहीं कर पाओगे। खैर, जब नया लिंक ऑप्शन खुल ही गया है तो दूसरी देवी को भी अपने प्लान में शामिल कर लेना चाहिए। अगले दिन सुबह सुबह हुआई फर्स्ट हाई स्कूल के डंजन टेलीपोर्ट गेट पर जू बादान बहुत पहले से ही इंतजार कर रहा था। शियाओ की टीम में शामिल होने को लेकर वो एकदम सीरियस था। कई लोग ये अफवाह फैला रहे थे कि उसने भारी रकम देकर झेंग शियाओ से तुम्हें टीम से बाहर निकलवा दिया है ताकि उसकी जगह बन सके, लेकिन असलियत तो एकदम उल्टी थी। झेंग शियाओ ने खुद उसे कांटेक्ट किया था और कहा था कि वो टीम पर बोझ बने तुम्हारे जैसे इंसान को निकालने वाली है, और पूछा कि क्या वो शियाओ की टीम में आना चाहेगा। भाई, उसे तो इसमें बहुत ही मजा आने वाला था। जू बादान के हुआई सिटी में पढ़ाई करने आने की वजह ये थी कि जू परिवार के बहुत सारे वारिसों में से एक होने के नाते उन सबको आपस में कड़ा कंपटीशन करना पड़ता था। सिर्फ अपना बेहतरीन टैलेंट दिखाकर ही वो जू परिवार की नजरों में आ सकता था और उनकी सपोर्ट पा सकता था। जिनका टैलेंट बेकार होता है वो तो बस नाम के अमीरजादे बनकर रह जाते हैं। अब जब एक हीरो वाली टीम का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा था तो वो क्यों ना करे। अपनी घड़ी पर टाइम देखते हुए जू बादान ने हल्के से तेवर चढ़ाए। 35 मिनट लेट हो चुके हैं। साला, पहली बार साथ में डंजन जाना है और अभी से लेट, वो भी इतना ज्यादा। क्या इन लोगों को वक्त की कोई कद्र ही नहीं है। वो अभी सोच ही रहा था कि झेंग शियाओ को कॉल करे या नहीं, तभी दूर से कुछ लोग आते हुए दिखे। झेंग शियाओ ने जम्हाई ली। उसके शरीर से अभी भी शराब की बदबू आ रही थी। बादान, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? जू बादान का मुंह गुस्से से थोड़ा चिढ़ गया। जल्दी? मैं यहाँ तुम लोगों का 35 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ यार। क्या हमने 9 बजे का टाइम फिक्स नहीं किया था? झेंग शियाओ ने हाथ हिलाकर बात टाल दी। उसके चेहरे पर साफ झल्लाहट थी। सब उसी गुफान की गलती है। जाने से पहले उसने हमें अलार्म सेट करने की याद ही नहीं दिलाई। पहले हमेशा वही तो हमें उठाता था। ये बात सुनते ही जू बादान को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया हो। दृश्य बदलता है और शियायू टीम के 5 सदस्य अब अर्थ विम नेस्ट डंजन में आ चुके थे। डिंग, अर्थ एलिमेंट के असर के कारण आपके स्टेट्स 30% कम हो गए हैं। जू बादान के दिमाग में ये सिस्टम की आवाज गूंजी और शरीर में वही जानी पहचानी भारीपन की फीलिंग आने लगी। कल जब वो पहली बार इस डंजन में आए थे तो उन्हें कोई तजुर्बा नहीं था। सारे स्टेट्स 30% कम होने के बावजूद लड़ना बहुत ही मुश्किल हो गया था। झेंग शियायू ने जू बादान की तरफ देखते हुए कहा, ऐसे बुद्ध बनकर क्या खड़े हो, पोषण निकालो। ओह हाँ हाँ, जू बादान अचानक ख्यालों से बाहर आया। उसने मन ही मन खुद को एक थप्पड़ मारा। समय बहुत कीमती था। नंबर 1 शियायू टीम ऐसे ही थोड़ी कहलाती है। इनकी स्पीड तो गजब की है। ये लोग 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करते। और एक मैं हूँ जो हुआई शहर के टॉप 10 मेजर में से एक होकर भी इनके साथ कदम नहीं मिला पा रहा। उसने जल्दी से 5 पीले रंग के पोशंस निकाले और लड़कियों को दे दिए। सभी ने एक ही घूंट में वो अर्थ एलिमेंट अफिनिटी पोशन पी लिया। रुको, कुछ गड़बड़ है। पोशन पीने के बाद झेंग शियायू ने सबसे पहले ये नोटिस किया। उसकी भौहें तंग गईं। उसने जू बादान को घूर कर देखा। जू बादान घबराते हुए बोला, क्या हुआ? तुमने हमें ये कौन सा पोशन पिला दिया है? ये निंग युआन लेवल का अर्थ अफिनिटी पोशन है। कहीं तुमने कोई घटिया क्वालिटी का माल तो नहीं खरीद लिया? पास खड़ी एलिन बड़बड़ाने लगी। कल जब हमने एलिमेंट अफिनिटी पोशन पिया था तो डंजन में आने से पहले के मुकाबले हमारे स्टेट्स 20% बढ़ गए थे, लेकिन तुम्हारा पोशन पीने के बाद
हमारे स्टैट्स 10% और गिर गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये पक्का निंग युआन लेवल का ही पोशन है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। हम अभी सिर्फ बोन फोर्जिंग लेवल पर हैं, हम ज्यादा से ज्यादा निंग युआन लेवल के पोशन का ही असर झेल सकते हैं। कहीं तुम लोगों को याद रखने में तो कोई गलती नहीं हुई? एक तरफ 20% की बढ़ोतरी और दूसरी तरफ 10% की गिरावट। अगर दोनों को मिलाएं तो बीच में पूरे 30% का अंतर है। अगर एलिन सच कह रही है तो कल शिया यू टीम के पोशन पीने के बाद उस पोशन ने उन्हें 50% तक का स्टैट्स बूस्ट दिया था। ऐसा होना तो बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन ये बोलते बोलते जू बादान को अचानक एक बात समझ में आई। एक सेकंड, तुमने कहा कि कल जब तुम डंजन क्लियर करने गए थे तभी तुम लोगों के पास अर्थ अफिनिटी पोशन था। ये अर्थ वेम नेस्ट तो एक बिल्कुल नया डंजन है ना? किसी को भी इसके रूल्स और ट्रिक्स नहीं पता थे, तो क्या ये पहले से? खैर, हो सकता है कि किसी की हमेशा तैयारी रखने की आदत हो और उसने अपने बैग में कुछ अर्थ पोशंस रख लिए हों। इसमें अजीब क्या है? एलिन ने कमर पर हाथ रखते हुए चिढ़कर कहा, उल्टा तुम बहाने मत बनाओ। हमने तुम्हें शिया यू टीम में इसलिए शामिल नहीं किया था कि तुम यहाँ आकर टाइम पास करो। जब तुमने टीम की बैकअप की जिम्मेदारी ली है तो जहाँ पैसे खर्च करने चाहिए वहाँ पैसे खर्च करो। जो सबसे अच्छी चीज मिले वही खरीदो। ये मत सोचो कि हम सब टॉप क्लास के प्लेयर्स हैं तो तुम हमारे भरोसे थोड़े पैसे बचा लोगे। मैंने ऐसा नहीं किया, बस कोई सफाई नहीं। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। जू बादान, लानत है, मैं जू खानदान का लड़का हूँ, क्या मेरे पास पैसों की कमी है? दिमाग खराब कर दिया। तभी झेंग शिया यू बीच बचाव करते हुए बोली, छोड़ो भी, बस थोड़े से स्टैट्स ही तो कम हुए हैं ना, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बादान पहली बार हमारी टीम में आया है तो हमारी स्पीड की आदत न होना नॉर्मल सी बात है। हमने वैसे ही बहुत समय बर्बाद कर दिया है, जल्दी से पीछे आओ। ये कहकर झेंग शिया यू आगे बढ़ गई। जू बादान चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। वो सोच में पड़ गया था, क्या सच में मेरे सामान में ही कोई खोट है? वैसे ये सच भी था। उसका मेन क्लास तो एस रैंक टैलेंट वाला फायर मेज था। उसे बैकअप और सपोर्ट के कामों के बारे में ज्यादा जानकारी कहाँ थी। टीम में उसे सपोर्ट का रोल इसलिए मिला क्योंकि ज़ेंग शियाओ ने उसे टीम में शामिल करने के लिए यही शर्त रखी थी। आखिर एक फुल टाइम सपोर्ट के बिना छोटे मोटे काम करना काफी अजीब लगता था। बोन फोर्जिंग के पहले स्तर के खूंखार भेड़िए, हालांकि ये सिर्फ पहले स्तर के थे लेकिन इनकी गिनती कम नहीं थी, पूरे 20 भेड़िए थे। बहुत सी टीमें तो पहले राउंड के इन 20 भेड़ियों को भी पार नहीं कर पाती। ये देखकर ज़ेंग शियाओ ने तेजी से हवा को चीरते हुए अपना शरीर झुकाया और भेड़ियों के झुंड पर सीधा हमला बोल दिया। जू बादान ने भी अपनी जादुई छड़ी उठाई और स्पेल कास्ट करने ही वाला था कि जरूरत नहीं है। ली शुएकिंग ने हाथ बढ़ाकर उसे रोका और धीरे से बोली, सब कुछ कैप्टन पर छोड़ दो। इसी बहाने तुम भी देख लो कि हमारी शियाओ टीम की असली ताकत क्या है। स्वाक, तलवार की एक चमक उठी और एक भेड़िए को तो दर्द से चीखने तक का मौका नहीं मिला। पलक झपकते ही उसके 2 टुकड़े हो गए। बस कुछ कचरा भेड़िए ही तो हैं, खामखा हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ज़ेंग शियाओ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके हाथ में पकड़ी चांदी की लंबी तलवार से एक ठंडी चमक निकल रही थी। तलवार की एक और चमक ने आसानी से कुछ और भेड़ियों को मौत के घाट उतार दिया। आओ, अपने कई साथियों को खोने के बाद बचे हुए भेड़िए खूंखार शक्ल बनाते हुए गुर्राए और झपट्टा मार दिया। हाँ, अपनी औकात तो देखो, ज़ेंग शियाओ ने घमंड से मुस्कुराते हुए कहा। वो अपनी जगह से जरा भी नहीं हिली और भेड़ियों का हमला सीधे अपने ऊपर झेलते हुए पलटवार करने लगी। तुम कचरा लोगों का झुंड तो मेरा डिफेंस भी नहीं तोड़ सकता। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक बूम करके एक जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका सीधे ज़ेंग शियाओ के सीने पर हुआ। 14वां चैप्टर, डंजन के अंदर ज़ेंग शियाओ की बुरी तरह पिटाई। उस भयानक झटके से ज़ेंग शियाओ हवा में उछल गई। उसके मुंह से दर्द भरी कराह निकली, पैर लड़खड़ाए और वो पीछे की तरफ खिसकती चली गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के अंदर के सारे अंग बुरी तरह हिल गए हों और अगले ही पल सड़े हुए खून की एक उल्टी सीधा उसके गले तक आ गई। ये कैसे हो सकता है? एंजेला की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चीखी, कल तो ये भेड़िए कैप्टन का डिफेंस जरा भी नहीं तोड़ पा रहे थे। गुर्र, अगले ही सेकंड सबके देखते ही देखते एक भेड़िए ने अपने बदबूदार और नुकीले दांत निकाले और सीधा ज़ेंग शियाओ की पिंडली पर काट लिया। वहाँ कोई आमा नहीं था। फचाक, पल भर में ही
वहाँ से खून का फव्वारा फूट पड़ा। तभी एक और भेड़िए ने उसके बाएं हाथ को अपने जबड़ों में बुरी तरह जकड़ लिया। बाकी भेड़िए भी उस पर टूट पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे वो ज़ेंग शियाओ को जिंदा ही निगल जाएंगे। ये खौफनाक नजारा देखकर पीछे खड़े बाकी लोग तो जैसे सुन्न ही पड़ गए। आहे, ज़ेंग शियाओ दर्द से चीख उठी। बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी मुझे हील करो। उसकी आवाज सुनकर सब होश में आए। एंजेला ने दोनों हाथ जोड़कर तुरंत प्रेयर शुरू की। होली हीलिंग, होली शील्ड रिंग। एक हीलिंग स्पेल और डैमेज रोकने वाली शील्ड सीधे ज़ेंग शियाओ के ऊपर आ गई। उसी वक्त तेरीन ने अपने तरकश से एक खास स्टील का तीर निकाला और उसे धनुष पर चढ़ा लिया। हे हवाओं, मेरी पुकार सुनो। बूम, एक तेज बवंडर उस तीर के चारों ओर लिपट गया। जैसे ही तीर छूटा, उसके अगले हिस्से से एक विशाल बवंडर पीछे की ओर फैलने लगा। वो बवंडर भेड़ियों के झुंड के बीच से गुजरा और पलक झपकते ही ज़ेंग शियाओ को घेरने वाले सारे भेड़ियों को एक ही झटके में मार गिराया। जू बादान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। अब एरिन को देखने का उसका नजरिया थोड़ा बदल गया था। तभी मैं सोचूं कि ये अल्फ इतनी घमंडी क्यों है। इसमें वाकई कुछ तो बात है। इसका डैमेज और कंट्रोल दोनों ही गजब के हैं। इसके मुकाबले अगर सामने खड़ी ज़ेंग शियाओ को देखूं तो ये छोटी स्वॉर्ड सेंट वाले नाम के लायक नहीं लगती। कैप्टन, आप ठीक तो हैं? एंजेला भागते हुए गई और उसने ज़ेंग शियाओ को सहारा देकर उठाया। बहुत दर्द हो रहा है, ज़ेंग शियाओ हौंकते हुए बोली। मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार मुझे इतनी बुरी चोट कब लगी थी। कम से कम 2 साल तो हो ही गए होंगे। एंजेला तुरंत होली हीलिंग का इस्तेमाल करके ज़ेंग शियाओ के घावों को भरने लगी। कुछ ही देर में वो खून से लथपथ घाव पवित्र रोशनी की मदद से ठीक होने लगे। आखिर ये हुआ कैसे? कल तो ये भेड़िए तुम्हारा डिफेंस जरा भी नहीं तोड़ पा रहे थे। ली शुएकिंग ने माथा सिकोड़ते हुए कहा। क्या ऐसा तो नहीं कि ये भेड़िए अचानक से ताकतवर हो गए हैं? एंजेला ने पूछा। सब ज़ेंग शियाओ की तरफ देखने लगे। टीम में शील्ड वॉरियर जैसा कोई मेन टैंक नहीं था, क्योंकि ज़ेंग शियाओ को लगता था कि डैमेज झेलने के लिए वो अकेली ही काफी है। आम छोटे मॉन्स्टर्स तो उसे ज्यादा नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते थे, और अगर कोई बॉस भी आ जाए तब भी वो उसे चकमा देने में माहिर थी। और अगर उसे चोट लग भी जाती तो उसे हील करने के लिए एस रैंक टैलेंट वाली हीलर मौजूद थी। मुझे पता है कि ऐसा क्यों हुआ, एरिन ने एक तरफ खड़े होकर ठंडी आवाज में कहा। उसने गुस्से से जू बादान की तरफ देखा। ये सब इसी जू बादान की वजह से हुआ है। जू बादान चौंक गया। क्या? मैंने क्या किया? अगर इसने वो घटिया एलिमेंटल पोर्शन न दिया होता तो हमारे स्टैट्स कल के मुकाबले इतने कम नहीं होते, और इसी वजह से कैप्टन भेड़ियों का हमला नहीं झेल पाई और उन्हें चोट लग गई। ज़ेंग शियाओ ने अपनी भौहें सिकोड़ी और गुस्से भरी नजरों से जू बादान को देखते हुए बोली। शायद बात यही है जू बादान। क्या खाक यही बात है? जू बादान फट पड़ा। मैंने तुम्हें जो दिया था वो क्यूई कंडेंसेशन लेवल का सबसे बढ़िया एलिमेंटल पोर्शन है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरे पास बचे हुए पोर्शन लेकर चेक करवा लो। जू बादान कोई ऐसा इंसान नहीं था जो चुपचाप सब सुन ले। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। बार बार अपनी गलतियों का ठीकरा मेरे सिर पर फोड़ रहे हो। क्या तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? तुम लोग प्लीज लड़ो मत। एंजेला ने अपने हाथ सीने पर रखते हुए बहुत ही मासूम और सहमी हुई आवाज में कहा। उसने धीरे से कहा, एक बात और है जो शायद तुम सब भूल गए हो। गुफैन का बी रैंक टैलेंट लिंक हम में से हर एक को कुल मिलाकर 40% एट्रीब्यूट बोनस देता था। आज के मुकाबले 50% का अंतर है। सब खामोश हो गए। पूरे 50% एट्रीब्यूट बोनस का अंतर, ये कमी साफ देखी जा सकती है। अफसोस कि यह कोई गेम की दुनिया नहीं है। अगर हमारे पास स्टेट्स पैनल होते तो यह और भी साफ नजर आता। ज़ेंग शियाओ ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। गुफैन, फिर से गुफैन। ये सब उसी मनहूस गुफैन की गलती है। जू बादान सोचने लगा, अरे भाई, इसमें गुफैन का क्या लेना देना? तुम लोगों ने ही तो उसे टीम से निकाला है, तो वो तुम्हें अपना टैलेंट बोनस क्यों देगा? ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है, फिर भी तुम उसी को दोष दे रही हो। उसे अचानक इस सो कॉल्ड हीरो स्क्वाड में शामिल होने पर पछतावा होने लगा। मुझे तो लगता है कि इन लोगों का दिमाग ही खराब है। एलिन ने त्योरियां चढ़ाते हुए ली शुएकिंग से कहा। शुएकिंग, डंजन खत्म होने के बाद तुम एक बार फिर से गुफैन के पास जाना। उससे कहना कि मार्शल आर्ट्स परीक्षा से पहले वो अपना टैलेंट लिंक हम पर लगाए रखे।
झेंग शियाओ ने भी हामी भरी। हाँ शुएकिंग, ये काम अब तुम्हारे ही जिम्मे है। एंजेला ने उलझन में उन लोगों की तरफ देखा और धीरे से बोली, लेकिन क्या उस दिन उसने साफ साफ नहीं कह दिया था कि वो अब हमें अपना लिंक नहीं देगा? क्या वो मान जाएगा? एलिन ने एक ताना मारते हुए कहा, तुम गुफैन जैसे पूंछ हिलाने वाले कुत्ते को कुछ ज्यादा ही भाव दे रही हो। वो तो सड़क किनारे के उस पिल्ले की तरह है जिसे थोड़ा सा सॉसेज डालकर पुचकारो तो वो तुरंत दुम हिलाता हुआ पास आ जाता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शुएकिंग अपनी खूबसूरती का थोड़ा इस्तेमाल कर लेगी, बेचारी बनकर गुफैन के सामने थोड़ा सा गिड़गिड़ा लेगी और काम बन जाएगा। ठीक है, डंजन से बाहर निकलने के बाद मैं उससे बात कर लूंगी। ली शुएकिंग ने बड़े ही रूखेपन से कहा, जैसे यह कोई बड़ी बात ही न हो। जू बादान ने एक शब्द नहीं कहा। इन लोगों की सोच में सच में कुछ खोट है। ये बिल्कुल इंटरनेट पर मिलने वाले उन दिमागी रूप से बीमार लोगों की तरह है। हम इतना समय बर्बाद कर चुके हैं, क्या हमें अभी भी आगे लड़ना है? उसने पूछा। झेंग शियाओ ने दांत पीसते हुए कहा, बिल्कुल लड़ना है। क्यों नहीं लड़ेंगे? ज्यादा से ज्यादा 1 ही मिनट तो बर्बाद हुआ है। थोड़े से एट्रीब्यूट्स ही तो कम हुए हैं। आगे से मैं थोड़ा ध्यान रखूंगी। सब ठीक हो जाएगा। सही कहा। अगर हम अभी बाहर गए तो बाकी लोग हम पर हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। एलिन ने जू बादान की तरफ गहरी नाराजगी से देखा। मैं अपनी इस तरह बेइज्जती नहीं करवा सकती। तुम्हें बाहर जाना है तो खुद जाओ। मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब बस एक इत्तेफाक ही होगा। अध्याय 15। गुफैन के होते हुए जैसा था, अब वैसा क्यों नहीं लग रहा? कैप्टन, आपको कम से कम उनके हमलों से तो बचना चाहिए। मैं बचने की ही कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं आज क्यों मेरी फुर्ती इतनी कम हो गई है। चूंकि टीम में कोई टैंक नहीं था, इसलिए झेंग शियाओ जो हमेशा सीधे हमले झेलकर दुश्मनों को कुचलने की आदी थी, आज डंजन के छोटे मोटे राक्षसों से बुरी तरह मार खा रही थी। वो सच में उनके हमलों से बचना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी मूवमेंट स्किल्स की कभी ज्यादा प्रैक्टिस ही नहीं की थी, इसलिए वो बिल्कुल भी बच नहीं पा रही थी। दर्द, हर जगह दर्द हो रहा था। स्वॉर्ड सेंट की वारिस होने के नाते झेंग शियाओ ने पहले कभी इतनी गहरी चोटें नहीं खाई थी। कल जब हम इस डंजन में आए थे तो इन छोटे मोटे राक्षसों को मारने के लिए किसी और को हाथ उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। उसने अकेले ही सबको निपटा दिया था। बड़ी मुश्किल से राक्षसों के एक और झुंड को खत्म करने के बाद एलिन ने माथा सिकोड़ते हुए कहा, अजीब बात है, गुफैन का लिंक तो सिर्फ 20% का ही बोनस देता था ना। इतना बड़ा फर्क तो नहीं आना चाहिए था। सिर्फ अर्थ वाइवन नेस्ट डंजन ही नहीं, बाकी डंजन्स में भी झेंग शियाओ हमेशा इसी तरीके से लड़ती थी। पिछले 2 सालों में आज जैसी नौबत कभी नहीं आई थी। एलिन की नजर अचानक झेंग शियाओ के आमा पर पड़ी, जो राक्षसों के हमलों से काफी फट चुका था। कैप्टन, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके आमा का एन्चेंटमेंट असर खत्म हो गया हो? ये सुनकर झेंग शियाओ ने ओह किया और उसे अचानक सब समझ आ गया। एलिन, तुम सही कह रही हो, ऐसा हो सकता है। डंजन खत्म होने के बाद मैं एक नया आमा खरीद लूंगी। पहले गुफैन हमेशा समय समय पर उसके गियर तैयार रखता था। हर 2-3 डंजन के बाद उसे अपना आमा बदलना पड़ता था। ध्यान से सोचे तो वाकई में गियर बदलने का समय आ गया था। आओ, अब इन राक्षसों को खत्म करो। तुम अभी अपनी ताकत बचा कर रखो। आखिर में अर्थ वाइवन बॉस को मारने के लिए हमें तुम्हारी ही जरूरत पड़ेगी। झेंग शियाओ तुरंत हाँ कहना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि इतनी जल्दी मान जाना थोड़ी बेइज्जती की बात होगी। ये तो बस कुछ मामूली से कचरा राक्षस हैं, कोई बात नहीं। कैप्टन, शुएकिंग की बात मान लीजिए, एंजेला ने धीरे से कहा। अभी झेंग शियाओ के पीछे भाग कर उसे हील करते हुए उसकी बुरी हालत हो गई थी। चूंकि तुम सब इतना कह ही रहे हो तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं उन राक्षसों के हमले नहीं झेलना चाहती। झेंग शियाओ ने ऐसा दिखावा किया जैसे वो बहुत मजबूरी में मान रही हो, लेकिन असल में उसने मन ही मन राहत की सांस ली। क्या ली शुएकिंग अब हमला करने वाली है? जू बादान की नजरें उस नीले बालों वाली, ठंडी और घमंडी दिखने वाली ली शुएकिंग पर टिक गईं। वो भी एक एस रैंक टैलेंट वाली जादूगरनी थी। ली शुएकिंग की आइस डोमेन का नाम बहुत मशहूर था। उसे हुआई शहर की नंबर 1 जादूगरनी कहा जा सकता था। उसका खौफनाक बर्फ का हमला असल में दिखाता था कि बर्फ से जमी हुई दुनिया कैसी होती है। अब आखिरकार उसे अपनी आंखों से आइस डोमेन देखने का मौका मिलने वाला था। जू बादान काफी उत्सुक था। जल्द ही राक्षसों का एक और झुंड तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा।
नीलम जैसी नीली जादुई छड़ी पकड़े हुए ली शुएकिंग सबके सामने आकर खड़ी हो गई। हवा के हल्के झोंके ने उसके कपड़ों को लहराया। अगले ही पल एक बर्फीली आंधी उठी। ली शुएकिंग ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और उसे धीरे से सामने की तरफ घुमा दिया। उसके नाजुक गुलाबी होंठ हल्के से खुले, आइसपात और एक भयंकर बर्फीली हवा तेजी से बाहर निकली। सामने खड़े 10 से ज्यादा छोटे मॉन्स्टर्स कड़कड़ाते हुए वहीं रुक गए। पल भर में ही उनके शरीरों पर सफेद बर्फ जम गई और वो सब बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। लेकिन वो ठंडी हवा रुकी नहीं, आगे बढ़ती ही गई। जहाँ से भी वो गुजरी सब कुछ जम गया। फिर ली शुएकिंग ने बिना किसी भाव के अपने सामने खड़ी उन बर्फ की मूर्तियों को देखा। उसने अपना हाथ उठाया, हल्का सा मुट्ठी बांधी और कहा, टूट जाओ। बर्फ की वो मूर्तियां एक एक करके फूटने लगी। ना कोई चीख, ना खून की एक भी बूंद, बस धूप में चमकते बर्फ के अनगिनत छोटे छोटे टुकड़े थे। बाप रे बाप, ज़ुपातान तो देखकर एकदम सुन्न रह गया। ली शुएकिंग ने अभी जो आइसपात का हमला किया, इन 20 छोटे मॉन्स्टर्स की तो बिसात ही क्या। उसे लगा कि अगर 100 मॉन्स्टर्स भी होते ना, तो भी ली शुएकिंग उन्हें 1 सेकंड में ही खत्म कर देती। क्या यही है आइस लिमिट की असली दहशत? क्यों, देखकर होश उड़ गए ना? एलिन ने ज़ुपातान की तरफ देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। यही तो हमारी टीम का सबसे बड़ा हुक्म का इक्का है। जब तक शुएकिंग हमारे साथ है, डंजन में चाहे जितने भी मॉन्स्टर्स आ जाएं, हमें कोई डर नहीं। सच में वो बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर थी, एकदम पागलपन की हद तक। उसके इन हमलों ने पातान के निराश मन में फिर से एक जोश भर दिया था। एक असली हीरो वाली टीम में यही ताकत तो होनी चाहिए जिसकी मुझे उम्मीद थी। एलिन और ली शुएकिंग दोनों ने ही दिखा दिया था कि वो किसी आम एस रैंक वाले खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। और देखते ही देखते मॉन्स्टर्स की आखिरी टोली को भी ली शुएकिंग ने पलक झपकते ही धूल चटा दी। इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगा। चेंग शायू उनके पीछे चल रही थी। उसने अपने फोन पर समय देखा और गंभीर आवाज में बोली, अब तक कुल 17 मिनट लग चुके हैं। हमारे पास अब बस 3 मिनट बचे हैं। एंजेला ने थोड़ी चिंता में अपनी भौहें सिकुड़ी और बोली, 17 मिनट लग गए? इसका मतलब हम कल से भी ज्यादा धीमे चल रहे हैं। एलिन ने मुंह बनाते हुए चिढ़कर कहा, तो शुरू में इतना सारा समय बर्बाद करने के लिए किसने कहा था? वैसे तो एलिन ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन जिससे गलती हुई थी उसे तो शर्मिंदगी होनी ही थी। किसी की तो जैसे दुखती रग पर हाथ रखा गया हो और वो भड़क उठी। तुम्हारा मतलब मैं समय बर्बाद कर रही हूँ? चेंग शायू की आवाज एकदम तीखी हो गई। अगर मैं पहले आगे बढ़कर सारे हमले नहीं झेलती तो क्या हम इतनी आसानी से यहाँ तक पहुँच पाते? मैं इस टीम में टैंक का रोल सिर्फ इसलिए निभा रही हूँ ताकि हमारी टीम बची रहे। तुम्हें क्या लगता है मुझे मॉन्स्टर से मार खाना बहुत पसंद है? कैप्टन, शांत हो जाइए। एलिन का पक्का वो मतलब नहीं था। ली शुएकिंग ने तुरंत बीच बचाव करते हुए कहा, कैप्टन, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। तो फिर तुम्हारा मतलब किसने समय बर्बाद किया? जिसने किया, मैंने उसी को कहा। ज़ुपातान उन लड़कियों को आपस में ऐसे बहस करते हुए देख रहा था। उसका तो सिर फटने लगा था। वो तुरंत मामला शांत कराने आगे आया। अरे बस करो, तुम सब प्लीज अभी लड़ना बंद करो। हमारे पास वैसे भी समय कम है। हाँ बिल्कुल, एंजेला ने धीमी आवाज में कहा। पहले हमारे पास 3 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय था और अब तो 3 मिनट भी नहीं बचे हैं। तो इसमें गलती किसकी है? क्या मेरी है? सब चुप हो जाओ, ली शुएकिंग जोर से चिल्लाई और अचानक वहाँ एकदम सन्नाटा छा गया। लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ना। आज नई शायू टीम का पहला दिन है और तुम लोग ये क्या तमाशा कर रहे हो? सिर्फ 2 मिनट से थोड़ा ज्यादा का समय बचा है ना? जब तक मैं यहाँ हूँ इतना समय काफी है। हाँ, अभी हमारा पूरा ध्यान इस डंजन को पार करने पर होना चाहिए। पहले दिन टीम के तालमेल में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती ही हैं, ये नॉर्मल है। चेंग शायू ने गहरी सांसें लेते हुए खुद को शांत किया। इस बेवकूफ अल्फ को तो मैं अगली बार सबक सिखाऊंगी। अभी सबसे जरूरी ये है कि हम डंजन को क्लियर करें, और वो भी पर्पल फ्लावर टीम के 20 मिनट 38 सेकंड वाले रिकॉर्ड से पहले। मैं इतनी बेइज्जती नहीं सह सकती। चलो, चेंग शायू ने हाथ हिलाकर इशारा किया। मैं जाकर उस अर्थ ड्रैगन को उलझाती हूँ ताकि तुम्हें अपना एब्सोल्यूट जीरो हमला करने का पूरा मौका मिल सके। ग्रर परेशान किए जाने पर उस अर्थ ड्रैगन ने एक भारी और खौफनाक दहाड़ लगाई। उसकी खूनी लाल आंखें अपने सामने खड़े उन घुसपैठियों को घूर रही थीं। मैं जा रही हूँ,
तुम जल्दी करना। अर्थ ड्रैगन के अंदर ड्रैगन का थोड़ा बहुत खून दौड़ रहा था। भले ही उसका लेवल इन लोगों से बस थोड़ा ही ज्यादा था, लेकिन ये एक ऐसा खूंखार बॉस मॉन्स्टर था जिसकी हेल्थ, पावर और डिफेंस तीनों ही कमाल के थे। कल भी जब कूफान ने उन्हें कमांड किया था, तब भी सबको इसे मारने में काफी पसीना बहाना पड़ा था। पातान, मुझे इंस्टेंट रिकवरी पोशन दो। अरे हाँ, जू पातान थोड़ा हैरान था कि एक जादूगर होने के बावजूद ली शुए छिंग अपने साथ पोशन लेकर क्यों नहीं आई। फिर भी उसने नीले रंग के लिक्विड से भरी एक बोतल निकालकर उसे दे दी। ली शुए छिंग ने तुरंत बोतल का ढक्कन खोला और गट गट करके उसे पी गई। लेकिन अगले ही पल शुए छिंग के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने जू पातान को घूरते हुए चिल्लाकर कहा, तुमने मुझे ये कैसा पोशन पिला दिया है? मेरी मैना एनर्जी सिर्फ 1/4 ही क्यों वापस आई? चैप्टर 16। मैं नहीं मानती। क्या कूफान के बिना हम ये डंजन पार ही नहीं कर सकते? है, जू पातान का तो जैसे दिमाग ही सुन्न हो गया था। मैंने तो तुम्हें निंग युआन लेवल का ही मैना रिकवरी पोशन दिया था ना। उससे तो बोन फोर्जिंग लेवल वाले खिलाड़ी का भी बहुत सारा मैना वापस आ जाता है। तुम मेरे साथ कोई भद्दा मजाक कर रहे हो क्या? बहुत सारा मैना? तो फिर मेरी एनर्जी 1/4 भी क्यों नहीं लौटी? तुम्हें क्या लगता है मैंने पहले कभी पोशन नहीं पिया है? ली शुए छिंग गुस्से से पुकार रही थी। जू पातान ने सफाई देने की कोशिश की, ये सच में निंग युआन लेवल का ही पोशन है। वो बात अलग है कि हर इंसान की जरूरत थोड़ी अलग होती है, लेकिन अचानक से 1/4 मैना वापस आना भी तो बहुत बड़ी बात है ना। देखो, इंस्टेंट पोशन और स्लो रिकवरी पोशन दोनों अलग अलग होते हैं। इंस्टेंट वाले से एनर्जी थोड़ी कम मिलती है, लेकिन ये तुरंत असर करता है, जो कई बार लड़ाई की बाजी पलट सकता है। जबकि स्लो वाला कुछ देर में धीरे धीरे करके ज्यादा एनर्जी वापस लाता है। ली शुए छिंग ने उसे बीच में ही टोकते हुए पूछा, सच सच बताओ, क्या तुमने फिर से पैसे बचाने के चक्कर में कंजूसी की है? गूफान पहले मुझे जो इंस्टेंट हीलिंग पोर्शन देता था, वो मेरा मैना तुरंत पूरा फुल कर देते थे। मैना तुरंत फुल? ये कैसे हो सकता है? जू बादान की आवाज अचानक तेज हो गई। ये एचपी और मैना रिकवर करने वाले पोर्शन एफिनिटी पोर्शन से बिल्कुल अलग होते हैं। भले ही कोई ची युआन लेवल का प्लेयर हो, वो निंग युआन या उससे ऊपर के पोर्शन इस्तेमाल कर सकता है, बस तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। हमारे अभी के बोन फोर्जिंग लेवल के स्टैट्स के हिसाब से पल भर में फुल रिकवरी के लिए कम से कम गॉड टियर का पोर्शन चाहिए होगा। गॉड टियर का इंस्टेंट पोर्शन लेकर डंजन में आना, कोई आम इंसान इसका खर्चा कैसे उठा सकता है भाई? माना कि मेरे बैग में सच में एक गॉड टियर का पोर्शन पड़ा है, लेकिन वो तो जान बचाने के लिए है ना। तुम अभी भी बहस कर रहे हो? जू बादान, मुझे नहीं लगा था तुम ऐसे इंसान हो। ली शुए किंग ने गुस्से से नाक भान सिकोड़ी। अभी मैं तुम्हारी इस गलती को इग्नोर कर रही हूँ। मेरा मैना बस जरा सा ही रिकवर हुआ है। एब्सोल्यूट 0 स्पेल यूज करने के लिए ये काफी नहीं है। अब इस अर्थ ड्रैगन को कौन हराएगा? जू बादान को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। इंस्टेंट पोर्शन को यूज करने का एक सीडी लिमिट भी तो होता है। ऐसा तो है नहीं कि एक के बाद एक 4 बोतल पी ली और मैना फुल हो गया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसे अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या ली शुए किंग को पहले सच में इतने महंगे पोर्शन मिलते थे? सच में डंजन में गॉड टियर के पोर्शन यूज करना? उस एक बोतल की कीमत कम से कम 3 लाख दाशिया कॉइन है। उसका इतना रईस जू खानदान भी इतने पैसे पानी की तरह नहीं बहा सकता। वो दोनों बहस कर ही रहे थे कि तभी युद्ध के मैदान से झेंग शियाओ की घबराई हुई आवाज आई, मेरे टीममेट्स कहाँ हैं? ओए टीममेट्स, जू बादान तू डैमेज देना। तू भी वहाँ खड़ा बस तमाशा क्यों देख रहा है? शुए किंग, तुम्हारी तैयारी कैसी है और कितनी देर लगेगी? एंजेला भी वहाँ से चिल्ला रही थी, जल्दी से कैप्टन की मदद करो। अगर हमने जल्दी से इस अर्थ ड्रैगन को नहीं मारा तो कैप्टन मार खा खाकर अधमरी हो जाएगी। ली शुए किंग और जू बादान ने युद्ध के मैदान के बीचों बीच नजर दौड़ाई। पहले से ही बुरी तरह घायल झेंग शियाओ समय रहते बच नहीं पाई और धड़ाम से अर्थ ड्रैगन के उस मोटे हाथ ने सीधे एक थप्पड़ मारकर झेंग शियाओ को दीवार में दे मारा। वो दीवार में ऐसे धंस गई कि उसे बाहर निकालना भी मुश्किल लग रहा था। पुच्च 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 खून फव्वारे की तरह बह रहा था। जल्दी मुझे बचाओ, मुझे लग रहा है मैं अब और नहीं सह पाऊंगी, झेंग शियाओ ने कमजोर आवाज में कहा। हे हवाओं, मेरी पुकार सुनो। एलिन ने धीरे से मंत्र पढ़ा और अपना अल्फ लॉन्गबो खींच लिया।
जादू से भरा वो तीर पलक झपकते ही हवा को चीरता हुआ निकल गया। बूम! अर्थ ड्रैगन के दर्द से चिंघाड़ने की आवाज गूंज उठी, लेकिन उस तीर ने बस उसकी बाईं कमर पर एक आर पार होने वाला घाव ही दिया था। खतरा भांपकर अर्थ ड्रैगन सीधा एलिन की तरफ तेजी से दौड़ा। ये देखकर एलिन डर के मारे उछलने लगी। झेंग शियाओ, तुम कर क्या रही हो? जल्दी से बॉस का एग्रो अपनी तरफ खींचो। झेंग शियाओ बोली, अरे यार, तुम मेरी हालत देखकर बताओ, क्या मैं एग्रो खींचने के लायक बची हूँ? पायरोब्लास्ट! तभी एक खौलता हुआ आग का गोला अर्थ ड्रैगन की तरफ तेजी से बढ़ा। वो सीधा ड्रैगन के मुंह पर जाकर लगा और धधकती आग ने पल भर में उसे अपनी चपेट में ले लिया। अर्थ ड्रैगन दर्द से बुरी तरह चीख पड़ा। काम कर गया। ज़ुबादान ने राहत की सांस ली। अभी जो दूरी थी ना, अगर थोड़ी देर और होती तो अर्थ ड्रैगन पक्का एलिन को कुचल देता। बॉस के थोड़ा उलझने पर एलिन ने फिर से दबाव बनाना शुरू कर दिया। ली शुएकिंग, तुम्हें और कितनी देर लगेगी? मेरा मैना खत्म हो गया है। मैं एब्सोल्यूट 0 यूज नहीं कर सकती। मैना नहीं है तो इंस्टेंट पोर्शन पी लो ना। ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैंने पी लिया है, लेकिन उससे मेरा 1/4 मैना भी रिकवर नहीं हुआ। ये सुनते ही एलिन, झेंग शियाओ और एंजेला तीनों हक्के बक्के रह गए। ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर तुरंत उन तीनों ने एक साथ ज़ुबादान की तरफ घूर कर देखा। एलिन ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, तुमने फिर से कोई घटिया लेवल का पोर्शन दिया है क्या? ज़ुबादान भड़क उठा, क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है सालो? अर्थ ड्रैगन की भयानक दहाड़ से पूरी गुफा कांपने लगी। वो लड़कियां जो ज़ुबादान पर और चिल्लाने वाली थीं, उनके चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया। अब क्या करें? कैप्टन तो लड़ने की हालत में ही नहीं है और शुएकिंग का मैना भी खत्म हो गया है। क्या हमें अभी भी लड़ना चाहिए? एंजेला के प्यारे से छोटे चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। अर्थ ड्रैगन तेजी से उन्हीं की तरफ दौड़ता चला आ रहा था। इतना विशाल अर्थ ड्रैगन और वो बेचारी इतनी छोटी सी बच्ची। नहीं बाबा नहीं, चलो पहले यहाँ से भागते हैं। टीम में थोड़ी बहुत दिक्कतें आना तो आम बात है। वो अभी भी उन लड़कियों को शांत करने का बहाना ढूंढ रहा था। एलिन ने गुस्से से फुफकारते हुए कहा, चलो तुम्हें इतना तो पता है कि ये तुम्हारी गलती है। ज़ुबादान बुदबुदाया, तेरी तो खैर छोड़ो, मेरा पहला दिन है, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। झेंग शियाओ ने भी बगल से अपनी कमजोर और फटी हुई आवाज में कहा, कोई मुझे अपनी पीठ पर उठा लो यार। डंजन में मरने का मतलब सच में मरना होता है और एंजेला के पास मरे हुए को जिंदा करने वाला कोई स्किल नहीं है। सुना है कि ऐसा सिर्फ लेजेंडरी लेवल के टॉप के फाइटर्स ही कर सकते हैं। कुछ देर बाद वो सब लोग अर्थ ड्रैगन की गुफा से सही सलामत बाहर निकल आए। हॉन्फ हॉन्फ हॉन्फ, ज़ुबादान बुरी तरह हॉन्फ रहा था। झेंग शियाओ को पीठ पर उठाकर गुफा से बाहर लाने का काम लाजिमी तौर पर उसी के कंधों पर आना था, क्योंकि वो इकलौता लड़का था। लेकिन एक मेज होने के नाते उसका शरीर काफी कमजोर था। इस भागदौड़ ने तो उसकी जान ही निकाल दी थी। आखिरकार हम बाहर आ ही गए। पत्तों के बीच से छनकर आती धूप को महसूस करते हुए झेंग शियाओ बोली, पहली बार लग रहा है कि जिंदा रहना कितना अच्छा है। एंजेला उसके पास बैठ गई और लगातार हीलिंग स्किल यूज करने लगी। एलिन ने अपने फोन पर टाइम देखा। उसकी सुंदर बाहें तन गई। हमने तो बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है यार। अगर हम अब बाहर गए तो बाकी सारे क्लासमेट्स हम पर हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अरे अभी समय की बात छोड़ो, अभी तो लेवल पार करना ही सबसे बड़ी मुसीबत लग रही है। तो ठीक है, थोड़ा और आराम कर लेते हैं। पूरी ताकत वापस आने दो, फिर कोशिश करेंगे। मैं भी देखती हूँ, क्या उस गियुफान के बिना हम एक साधारण सा लेवल भी पार नहीं कर सकते? हाँ, अब यही करना पड़ेगा। अगर हम लेवल भी पार नहीं कर पाए तो बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी ना। जब वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी सिस्टम की चेतावनी गूंज उठी। चेतावनी, पता चला है कि आप बॉस वाले इलाके से बहुत दूर चले गए हैं। लेवल फेल हो गया है। 10 सेकंड के बाद आपको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। बाहर निकाला जाएगा? झेंग शियाओ तुरंत जोर से चिल्लाई, नहीं, ऐसा मत करो। अरे मेरे घाव तो अभी तक ठीक भी नहीं हुए हैं। अध्याय 17। चेनलिना, लिविंग रूम में गियुफान के कपड़े क्या कर रहे हैं? कितनी अजीब बात है ना। शियाओ की टीम को अंदर गए 25 मिनट हो चुके हैं। वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? हाँ यार, सही कहा। बाहर एंट्री गेट पर बहुत सारे छात्र इंतजार कर रहे थे, ये देखने के लिए कि शियाओ की टीम फिर से कोई नया रिकॉर्ड बनाएगी, लेकिन अब सबके चेहरों पर उलझन थी।
अरे इन्होंने तो बड़ी बड़ी बातें की थी कि पर्पल फ्लावर टीम को बुरी तरह हराएंगे और नया रिकॉर्ड बनाएंगे। यहाँ हम कब से इंतजार कर रहे हैं और अभी तक कुछ अता पता ही नहीं है। क्या वो अंदर जाकर सो गए हैं? 26 मिनट हो गए भाई। कल तो बड़ा हवा में उड़ रहे थे और आज देखो सारी हेकड़ी निकल गई। हाँ 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 हाँ, क्या शियायू की टीम ने उस नाकारा गियूफान को बाहर नहीं निकाल दिया था? बाकी टीम तो वही है ना, तो कायदे से उन्हें और भी ताकतवर होना चाहिए था। अगले ही पल अचानक गेट पर कुछ आकृतियां दिखाई दी। आ गए, वो लोग आ गए। 26 मिनट, वैसे समय तो बुरा नहीं है, पर रुको, लीडरबोर्ड पर शियायू की टीम का स्कोर क्यों नहीं दिख रहा? भाई जरा झेंग शियायू को तो देखो, वो तो लेटकर बाहर आ रही है। इस समय वो जमीन पर बिल्कुल बेसुध पड़ी हुई थी। उसकी नजरें नीले आसमान और चुभती हुई तेज धूप को घूर रही थी, और उसकी इस अजीब हालत ने तुरंत ही वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बाप रे, झेंग शियायू के पूरे शरीर पर खून क्यों लगा है? इतनी भयानक चोट कैसे लग गई? अरे उसका चेहरा तो देखो, सूजकर गुब्बारा हो गया है। उफ, पूरा शरीर नीला पीला पड़ गया है। देखकर ही मुझे तो दर्द हो रहा है। इस पल झेंग शियायू को लग रहा था कि इससे तो अच्छा होता वो अंदर ही मर जाती। कल तक उसे जितनी इज्जत मिल रही थी, आज उतनी ही भयंकर बेइज्जती हो रही थी। जल्दी जल्दी मुझे यहाँ से ले चलो। झेंग शियायू ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया और रोते हुए बिलख कर बोली। बाकी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बादान, जल्दी से शियायू को अपनी पीठ पर उठाओ। हाँ हाँ ठीक है। शियायू की टीम ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें इस तरह दुम दबाकर वहाँ से भागना पड़ेगा। शियायू टीम के बेस हॉस्टल में सन्नाटा पसरा हुआ था और माहौल बेहद तनावपूर्ण था। नई शियायू टीम का पहला मिशन बुरी तरह से फेल हो गया था। झेंग शियायू को दवाइयाँ दी गई और एंजेला के इलाज के बाद वो कम से कम बाहर से तो ठीक ठाक ही लग रही थी। मैं थोड़ी देर में जाकर अपने हथियार और कवच अपग्रेड करवा लेती हूँ। उसकी आवाज अभी भी भारी थी। कैप्टन, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। एलिन ने सिर हिलाया और तुरंत बात घुमाते हुए बोली, अगर गलती किसी की है तो वो जू बादान की है। अगर उसने हमें वो घटिया दवाइयाँ ना दी होती तो हमारी थोड़ी सी लापरवाही का इतना बुरा अंजाम नहीं होता। बिल्कुल सही कहा। ली ज्यूकिंग ने भी सहमति में सिर हिलाया। सिर्फ 25% मैजिक पावर बढ़ाने वाली मैजिक दवाई मैंने जिंदगी में पहली बार पी है। पता नहीं कहां से उठाकर ले आया था वो कचरा प्रोडक्ट। मिशन हारने के बाद अब एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का खेल शुरू हो गया था। वैसे इस इल्जाम वाले खेल की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जू बादान ने सारी गलती चुपचाप अपने सिर ले ली। आखिर 4 लड़कियों की टीम जो थी, लड़कियां ही लड़कियों की मदद करती हैं। इस समय जू बादान का मन बहुत भारी था। उसे लगा था कि उसे किसी तगड़ी टीम का साथ मिल गया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ये तो हद से ज्यादा बेकार टीम है। ऐसी टीम को हीरो स्क्वाड का दर्जा आखिर मिल कैसे गया? मैंने जो दवाइयाँ दी थी उनमें कोई खराबी नहीं थी। जू बादान ने कुछ बोलने की कोशिश की, अपना बचाव करना चाहा। अगर तुम लोगों को लगता है कि दवाइयों में कोई दिक्कत थी तो अगली बार अंदर जाने के लिए सारा सामान तुम लोग खुद खरीद लेना। पैसे मैं दे दूंगा। असल में वो तो सीधा टीम छोड़कर ही भागना चाहता था, पर फिर उसने सोचा दिक्कत कहाँ नहीं होती। भला ऐसी कौन सी टीम है जिसमें थोड़ी बहुत बहस न होती हो? तुम लोग भी बादान को ताने मारना बंद करो। झेंग शियायू ने धीरे से सिर हिलाया। मैं बस थोड़ी देर में जाकर अपने लिए एक नया कवच खरीद लाती हूँ, साथ ही कुछ अच्छी दवाइयाँ भी ले आऊंगी। हम कल फिर से लेवल पार करने चलेंगे। और ज्यूकिंग, तुम गियोफान से बात करो और उसे कहो कि वो अपना लिंक वापस से हमारे साथ जोड़ दे, ठीक है? ली ज्यूकिंग का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपना फोन उठाया। उसने गियोफान का चैट बॉक्स खोला और एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करने लगी। ओए गियोफान, जल्दी से अपना लिंक हम चारों के साथ वापस जोड़ो, जल्दी करो। जैसे ही वॉइस नोट सेंड हुआ, उसके चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे उसने कोई बहुत ही गंदी चीज खा ली हो। क्या हुआ ज्यूकिंग? एलिन उसके पास आई। स्क्रीन पर एक लाल रंग का एक्सक्लेमेशन मार्क साफ साफ चमक रहा था। उसने ब्लॉक कर दिया। ज्यूकिंग, गियोफान ने तो तुम्हें ब्लॉक कर दिया है क्या? सबके सब हैरान रह गए। गियोफान पहले उनके पीछे पीछे दुम हिलाते हुए कैसे घूमता था, ये तो सबने देखा था। क्या एक पालतू कुत्ते ने बगावत कर दी है? ली ज्यूकिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तीखी आवाज में चिल्लाई, उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी जाकर उसकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। उधर लिविंग रूम के सोफे पर
जियाओ चू, कल तुम सबके सामने वैसी हरकत कैसे कर सकते थे? मैं ज़्यूकिंग की। चेन लेना अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी। बकबक मत करो, बस इतना बताओ कि तुम्हें मजा आया या नहीं? नहीं, मुझे पसंद नहीं। ठीक उसी वक्त दरवाजे के ताले में चाबी घूमने की आवाज आई। चेन लेना की तो जैसे जान ही निकल गई। ज़्यूकिंग वापस आ गई। डरो मत। गियुफान ने झटके से चेन लेना को सोफे से अपनी गोद में उठाया और तेजी से कमरे के अंदर घुसकर दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। चेन लेना, ओए चेन लेना, ली ज़्यूकिंग ने घर में घुसते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। चेन लेना दरवाजे से चिपक कर खड़ी थी। उसे डर था कि कहीं ज़्यूकिंग अंदर न आ जाए। ज़्यूकिंग, मैं कमरे में हूँ। कमरे में क्या कर रही हो? बाहर आओ ना, मुझे थोड़ी सर्दी हो गई है, कहीं तुम्हें भी न लग जाए। मनहूस, ली श्वेचिंग ने फुफकारते हुए कहा। उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी। तुमने गूफान को देखा है क्या? मैंने अभी उसका दरवाजा खटखटाया, पर वो घर पर नहीं है। गूफान? चेन लेना ने मुड़कर गूफान की तरफ देखा। गूफान ने अपनी भौहें उचकाई। मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अचानक आए अजीब आवाज सुनकर ली श्वेचिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। चेन लेना, तुम अंदर कर क्या रही हो? चेन लेना का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने शरारत कर रहे गूफान को शिकायत भरी नजरों से देखा। कुछ नहीं, मेरे पैर के अंगूठे में चोट लग गई। गूफान? मैंने तो उसे नहीं देखा। ली श्वेचिंग ने भौहें सिकोड़ी। ये कैसी आवाज थी? लेकिन अभी वो बहुत गुस्से में थी, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे पता था तुमसे पूछने का कोई फायदा नहीं। वो बेवकूफ तो उस निंग चूचिंग के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका है। पक्का अभी भी उसी के पास होगा। रात को अगर तुम गूफान को वापस आते हुए देखो तो उससे कह देना, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लॉक करने की। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। जब तक वो खुद आकर घुटनों के बल मुझसे माफी नहीं मांगता, तब तक मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। चेन लेना लगभग रोने वाली हो गई। मेरी बच्ची, मैं तो खुद इस वक्त उसके चंगुल में फंसी हुई हूँ और तुम यहाँ बाहर खड़े होकर गूफान को बुरा भला कह रही हो। मुझे अंदर कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ठीक है, समझ गई। इसके बाद बाहर सन्नाटा छा गया। चेन लेना हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने अपना कान दरवाजे से लगा रखा था ताकि बाहर की आहट सुन सके। जैसे ही वो राहत की सांस लेने ही वाली थी, चेन लेना, हॉल की जमीन पर गूफान के कपड़े क्यों पड़े हैं? अध्याय 18। ली श्वेचिंग के हाथों पकड़े जाने से बाल बचे। वासना के फूल का पहला वरदान। अचानक इस तरह वापस पलटकर पूछे गए सवाल ने चेन लेना को डराकर रुला ही दिया। डिंग, देवी चेन लेना का पतन स्तर 10% बढ़ गया। चेन लेना का पतन स्तर 100% तक पहुंच गया है। पूर्ण पतन। आपकी एस रैंक की शक्ति, बर्फ की सीमा, अब विकसित हो गई है। आपको डबल एस रैंक की शक्ति, जादू के देवता का आशीर्वाद, प्राप्त हुई है। जादू के देवता का आशीर्वाद, डबल एस रैंक का प्रभाव। जादू की सीमा में 300% की वृद्धि। जादुई हमले की ताकत में 300% की वृद्धि। जादू इस्तेमाल करने की ऊर्जा में 50% की कमी। परिचय, मैं ही धरती पर जादू के देवता का रूप हूँ। पतन स्तर 100% हो गया। गूफान खुशी से झूम उठा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि रोजाना पतन स्तर बढ़ाते बढ़ाते अचानक कोई इमरजेंसी मिशन मिल जाएगा, और इस अचानक आए मिशन ने मेरी इतनी जल्दी मदद कर दी। 100% पतन स्तर पूरा करने में जादू के देवता का आशीर्वाद शक्ति के गूफान के शरीर में समाते ही वो बेकाबू और गहरी जादुई ऊर्जा सीधे गूफान के शरीर से बाहर फूट पड़ी और उस वासना के फूल को सींचने लगी। चेन लेना, कुछ बोलती क्यों नहीं? बाहर से ली श्वेचिंग के जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। चेन लेना दरवाजे का सहारा लिए काफी देर तक अपनी सांसें सामान्य करती रही। फिर उसने कमजोर आवाज में जवाब दिया, मुझे माफ करना श्वेचिंग, मुझे अचानक चक्कर आ गया था। तुम जिन कपड़ों की बात कर रही हो ना, वो इसलिए है क्योंकि श्याओ छू ने कहा था कि वो आजकल बहुत व्यस्त है, तो उसने मुझे अपने कपड़े धोने के लिए दिए थे। ये बहाना बहुत ही बेतुका था, लेकिन उस वक्त सुन्न पड़े दिमाग के साथ चेन लेना के पास इससे बेहतर कोई और जवाब नहीं था। शुक्र है कि ली श्वेचिंग ने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। वो कितना भी दिमाग लगा लेती, फिर भी ये कभी नहीं सोच पाती कि गूफान असल में अंदर ही था, और वो भी दोनों ही मायनों में। ली श्वेचिंग के घर से बाहर जाने की आवाज सुनकर चेन लेना ने अपना चेहरा दरवाजे से चिपका लिया। रद्द करे, हुस्न का जादू, रद्द करे। उसका चेहरा खिलने वाले किसी खूबसूरत फूल की तरह लाल हो रहा था। आंटी लेना,
आप ये। गूफान ने अचानक एक गहरी सांस ली। उसे एक बेहद जबरदस्त खिंचाव महसूस हुआ। क्या ऐसा तो नहीं कि वासना का फूल अपना पहला वरदान देने वाला है? उसके शरीर के अंदर हड्डी फौलाद स्तर 2, हड्डी फौलाद स्तर 3, हड्डी फौलाद स्तर 4, लगातार 3 छोटे स्तरों की छलांग। बाप रे आंटी लिना, ये वासना का फूल तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। छेन लिना थोड़ी कमजोर लग रही थी। इस वासना के फूल के वरदान से उसे खुद कोई ताकत नहीं मिल रही थी। मुझे भी कुछ नहीं पता। ये वासना का फूल भी तो पहली ही बार खिला है। ये सुनते ही गूफान के अंदर फिर से जोश भर गया। छेन लेना की इस बात का सीधा सीधा मतलब यही था कि मैंने इससे पहले कभी ऐसा सुख महसूस नहीं किया था। दोपहर के वक्त पर्पल फ्लावर टीम के बेस पर पहुंचने पर निंग चूचिंग और बाकी लोग पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। छू गॉड, आप आ गए। लिन थाओ की आंखें चमक उठी और वो खुशी से उछल पड़ी। कल की लड़ाई के बाद से वो पूरी तरह से गूफान की दीवानी हो चुकी थी। वो उछलते कूदते गूफान के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, ड्रैगन की गुफा वाला मिशन। वो लोग तो वो मिशन पूरा ही नहीं कर पाए और उस चेंग शायू की तो ऐसी बुरी हालत हुई कि मार मार कर उसका मुंह सुजा दिया गया और उसे स्ट्रेचर पर बाहर लाना पड़ा। हा, अगर मैं वहाँ होती ना तो पक्का उसके पास जाकर उसका हाल चाल पूछती। बाकी सबके चेहरों पर भी मुस्कान थी। गूफान को इससे कोई हैरानी नहीं हुई। शायू की पूरी टीम को उसी ने तो बिगाड़ रखा था। चेंग शायू को कभी किसी हमले से बचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि गूफान ने ही चेंग शायू के हथियारों पर जादुई सुरक्षा लगा रखी थी। ली श्वेचिंग को भी अपना जादू इस्तेमाल करते वक्त कभी अपनी जादुई ऊर्जा खत्म होने की फिक्र नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि गूफान के पास वो जादुई बग पोर्शन जो था। अब तक तो उन दोनों की सच्चाई सबके सामने आ ही चुकी होगी और अब बहुत जल्द एलिन और एंजेला की बारी आने वाली है। इसलिए तो मैं कहता हूँ जेंग शियाओ ने चूशेन को टीम से निकालकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। निंग जूचिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार हमारे कप्तान की पारखी नजर है। सबकी तारीफें सुनकर गूफान बस मुस्कुरा दिया। फिर उसने निंग जूचिंग की तरफ देखा और कहा, तुमने अभी फोन पर कहा था ना कि हम साथ मिलकर दूसरे डंजन क्लियर करेंगे और शियाओ टीम के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। मैं नहीं जा रहा। अरे चूशेन, अगर तुम नहीं जाओगे तो हम रिकॉर्ड कैसे तोड़ेंगे? चेन लेई ने हैरानी से पूछा। चिंता मत करो, मैं सारी स्ट्रेटेजी जूचिंग को बता दूंगा। मेरी गाइड के साथ जूचिंग अगर 4 सुअरों को भी साथ ले जाए तो भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। चूशेन, तुम मुझे सुअर कैसे कह सकते हो? लिन ताओ ने मुंह फुलाते हुए कहा। वहीं निंग जूचिंग की आंखों में एक चमक आ गई। उसने गूफान की बातों में आए उस छोटे से बदलाव को तुरंत पकड़ लिया था। जूचिंग। गूफान ने सच में उसे जूचिंग कहकर बुलाया। हाँ, गूफान जानबूझकर उन दोनों के बीच की दूरियां कम करने की कोशिश कर रहा था। अब वो करीब आ रहे थे। गूफान जानता था कि वो कोई जादूगर नहीं है जो निंग जूचिंग जैसी देवी को एक ही झटके में अपने प्यार में पागल कर दे। इसलिए निंग जूचिंग के साथ अपनी अच्छी जान पहचान और उसका भरोसा जीतना बहुत जरूरी था। गूफान को इस वक्त कुछ चिंताएं थी। पहली, निंग जूचिंग ग्रेट शिया स्टेट के मौजूदा गवर्नर की बेटी है। उसका रुतबा बहुत ऊंचा है, वो बहुत समझदार है, इसलिए उसका दिल जीतना बेहद मुश्किल है। दूसरी, गेम की कहानी में निंग जूचिंग फैसले लेने में बहुत तेज और खतरनाक है। जरूरी नहीं कि वो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़े। ग्रेट शिया स्टेट की गवर्नर और SS रैंक का टैलेंट बेशक बहुत लुभावना है, लेकिन स्वॉर्ड सेंट मूसी की तरह अगर प्रोग्रेस बार अटक गया तो मुसीबत हो जाएगी। जिससे जुड़ना हो उसके लिए पूरी तैयारी करनी ही पड़ती है। इसके तुरंत बाद गूफान ने बाकी डंजन्स की सारी ट्रिक्स और स्ट्रेटेजी सबको विस्तार से समझा दी। वैसे भी वो सब शुरुआती लेवल के डंजन ही थे। उसे इस बात का जरा भी डर नहीं था कि ये ट्रिक्स लीक हो जाएंगी। बहुनिया टीम के लोग आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी बातें सुन रहे थे। अरे क्या बात कर रहे हो? ये भी हो सकता है? इस बॉस को अगर ना मारे तो ये खुद ही मर जाएगा। उस छोटे मॉन्स्टर को मत मारना, वो हमारी तरफ से बॉस को मारेगा। भाई, ये तो एकदम पागलपन है। चूशेन, तुम ऐसा कैसे सोच लेते हो? सीनियर्स की किसी भी गाइड में ऐसा कोई तरीका नहीं लिखा है। इस पर गूफान बस मुस्कुरा दिया। मजाक चल रहा है क्या? फोरम के धुरंधर और स्ट्रेटेजी बनाने वाले गेमर्स एक से बढ़कर एक सनकी होते हैं। वो लोग धड़ाधड़ और ढेरों नई ट्रिक्स निकालते रहते हैं। वहाँ क्या कुछ नहीं मिलता, देखकर ये इंसान हैरान रह जाए।
बातचीत खत्म होने के बाद गूफान ने नोटिस किया कि निंग जूचिंग की नजरें लगातार उसी पर टिकी हुई थी। वो उसे ही घूर रही थी। क्या हुआ निंग ब्यूटी? गूफान ने मुस्कुराते हुए पूछा। निंग जूचिंग के चेहरे पर एक गंभीरता थी, मानो काफी गहराई से सोचने के बाद उसने गूफान का हाथ पकड़ा और उसे एक तरफ ले गई। गूफान, मुझे नहीं पता कि तुम मिराज क्षेत्र के बारे में कितना जानते हो। मिराज क्षेत्र? गूफान ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए निंग जूचिंग को देखा। गेम में मिराज क्षेत्र दरअसल प्लेयर वर्सेस एनवायरनमेंट और प्लेयर वर्सेस प्लेयर का मिला जुला डंजन होता है। आसान शब्दों में कहूँ तो वहाँ आप मॉन्स्टर्स के साथ साथ दूसरे प्लेयर्स को भी मार सकते हैं। वहाँ से न सिर्फ ढेर सारा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है, बल्कि कुछ बेहद दुर्लभ आइटम्स और स्किल बुक्स भी मिलती हैं। और जाहिर सी बात है, जहाँ इतना बड़ा इनाम हो वहाँ खतरा भी उतना ही बड़ा होता है। प्रोफेशनल्स, क्या तुम मुझे अपने साथ मिराज क्षेत्र चलने के लिए पूछ रही हो? हाँ, लेकिन निंग जूचिंग ग्रेट शिया स्टेट के गवर्नर की बेटी है। हाँ, निंग जूचिंग ने सिर हिलाया। एक 2 प्लेयर्स वाला मिराज क्षेत्र है जिसमें सिर्फ निंगयुआन लेवल से नीचे के लोग ही जा सकते हैं। वो ठीक 3 दिन बाद खुलने वाला है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें मेरे साथ चलने में दिलचस्पी है या नहीं। मुझे ही क्यों चुना? गूफान ने सीधे सीधे पूछा। तुम उन 9th लेवल बोन फोर्जिंग वाले प्रोफेशनल्स के पास जाने के बजाय मेरे पास क्यों आई हो? मैं तो अभी अभी बोन फोर्जिंग लेवल पर पहुंचा हूँ। ये सुनकर निंग जूचिंग के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तुम वो इंसान हो जिसने उस शियाओ टीम तक को नंबर 1 बना दिया था। अध्याय 19, दूसरी देवी से कनेक्शन, संसाधन और एक बेहतरीन बैकअप स्ट्रेटेजी टीम। लेकिन 2 साल पहले उसे अचानक एहसास हुआ कि वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन शियाओ टीम के बनाए हुए क्लियरेंस रिकॉर्ड को कभी नहीं तोड़ पा रही है। काफी नजर रखने के बाद उसे समझ आया कि इन सब के पीछे जो मास्टरमाइंड था वो यही गूफान है जो अभी उसके सामने खड़ा है। गूफान आखिर कितना ताकतवर है, ये बात एक विरोधी होने के नाते वो सबसे अच्छी तरह जानती थी। और हद तो तब हो गई जब टीम के सबसे अहम खिलाड़ी को ही उसी की टीम से बाहर निकाल दिया गया। जब निंग जूचिंग ने पहली बार ये खबर सुनी थी तो वो सन रह गई थी। इस बार के मिराज क्षेत्र में बाकी स्टेट्स के लोग भी हिस्सा लेंगे। खतरे का लेवल काफी ज्यादा है। तुम आराम से सोच समझकर मुझे अपना फैसला बता सकते हो, निंग जूचिंग ने धीमी आवाज में कहा। गूफान ने अपनी भौहें उठाई। उसने मजाकिया और दिलचस्प लहजे में कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो क्या मुझे इनाम में कुछ खास नहीं मिलना चाहिए? मिराज क्षेत्र में उसकी भी पूरी दिलचस्पी थी। अंदर मिलने वाले इनाम की तो बात ही छोड़ दो। सिर्फ ये सोचकर कि इसमें 2 लोग साथ खेलेंगे, उसका वहां जाना पक्का हो गया था। इस तरह के डबल प्लेयर डंजन से बेहतर कोई जगह नहीं थी जहां वो उसके दिल में अपनी जगह बना सके। निंग जूचिंग चेन लेना जैसी बिल्कुल नहीं थी, जिसे सिर्फ 2-4 मीठी बातों से आसानी से फंसाया जा सके। इसके लिए उसे पूरा तरीका और समय लगाना ही होगा। इनाम, है ना? निंग जूचिंग ने अपनी आवाज को हल्का सा खींचते हुए कहा, मानो वो बहुत गहराई से सोच रही हो। अपनी नाजुक उंगली से अपनी ठुड्डी को थपथपाते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, सच कहूँ तो ये मिराज क्षेत्र मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे इसे हर हाल में जीतना ही होगा। वैसे भी इस मिराज के इनाम मेरे लिए उतने मायने नहीं रखते। वो सब तुम्हारे हुए, और हाँ, तुम इसे जीत पाओ या नहीं, मैं तुम्हें इंपीरियल कैपिटल यूनिवर्सिटी में स्पेशल एडमिशन कोटा तो दिलवा ही सकती हूँ। तो बोलो, क्या ख्याल है? वाह, मानना पड़ेगा, आखिर सिटी लॉर्ड की बेटी हो। सीधा इंपीरियल कैपिटल यूनिवर्सिटी का स्पेशल एडमिशन। बाहर लोग इसके लिए मुंह मांगी रकम देने को तैयार रहते हैं। तौबा तौबा, हमारी स्कूल ब्यूटी निंग, कहीं तुम मेरा मुफ्त में तो फायदा नहीं उठाना चाह रही? गूफैन ने चुटकी लेते हुए कहा, इंपीरियल कैपिटल यूनिवर्सिटी में तो मैं ऐसे ही चुटकियों में चला जाऊंगा। मुझे तुम्हारे स्पेशल कोटे की क्या जरूरत? बात तो सही है। निंग जूचिंग ने अपनी पलकें झपकाई और थोड़ी परेशान सी होकर बोली, फिर तो मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें इससे ज्यादा कीमती और क्या दूं जिससे तुम मेरी मदद कर सको। तो फिर इसे उधार ही रहने दो, जब मुझे जरूरत होगी मैं तुमसे मांग लूंगा, गूफैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनते ही निंग जूचिंग की आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। ठीक है, बस वो काम मेरे बस में होना चाहिए। मैं तुम्हारी हर मांग पूरी करूंगी। हाँ, वो तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी ना? गूफैन की आंखों में एक शरारती सी चमक थी। वैसे अगर मैं इससे कुछ ना भी लूं तब भी मेरा ही फायदा है।
मिराज जैसी चीज कुछ गिने चुने लोगों के ही हाथ में होती है। दूसरे लोग तो पैसा बहाकर भी इसके अंदर घुसने का मौका नहीं पाते, और मुझे तो यहाँ सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है। क्या मजे हैं। तुम पहले उन सबको लेकर इस डंजन में जाओ, और हाँ, याद रखना, हमें समर रेन स्क्वाड के सारे रिकॉर्ड चकनाचूर करने हैं। गु फैन ने बड़े आराम से कहा। बिल्कुल बेफिक्र रहो, निंग जूचिंग ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। उसे समर रेन स्क्वाड की कोई परवाह नहीं थी, उनके रिकॉर्ड्स तो एक भी नहीं टिकने वाला। ग्रेट शिया क्षेत्र में जू फैमिली के बाद चेन फैमिली का बिजनेस ही सबसे मशहूर था। जैसे ही गु फैन वहां पहुंचा, चेन फैमिली के दरवाजे पर स्वागत के लिए खड़ी एक लंबी टांगों वाली खूबसूरत सी लड़की ने अपनी पलकें झुकाते हुए तुरंत आगे बढ़कर कहा, वांग शाओ, कृपया इस तरफ आइए। गु फैन ने हल्के से सिर हिलाया और बड़े ही जाने पहचाने अंदाज में अंदर की ओर बढ़ गया। वीआईपी लाउंज में थोड़ी देर इंतजार करने के बाद बाहर से तेज कदमों की आवाज आई और फिर किसी ने झटके से दरवाजा खोला। वांग शाओ, बस कुछ दिन नहीं देखा और मुझे आपकी कितनी याद सताने लगी। चेन यिंगयंग ने एक लंबी लाल रंग की ड्रेस पहनी थी जो जमीन को छू रही थी। रेशम का वो कपड़ा उसके कर्वी फिगर पर बिल्कुल कसा हुआ था। उसकी पतली कमर ऐसी लग रही थी जैसे कोई उसे एक हाथ से ही पकड़ ले। उसके फिगर के कर्व्स बेहद कातिलाना थे और उसकी टांगें एकदम लंबी और सीधी थी। उसका चेहरा बिल्कुल ओवल शेप का था और बर्फ सी सफेद त्वचा पर उसके लाल होंठ कुछ ज्यादा ही कयामत ढा रहे थे। क्यों, मेरी याद आ रही थी? गु फैन ने बेपरवाही से जवाब दिया। वांग शाओ भी ना, मजाक करते हैं। यिंगयंग तो हर पल बस आपके ही ख्यालों में रहती है। चेन यिंगयंग ने अपना मुंह छिपाकर एक कातिल सी मुस्कान दी। उसकी भौहें हल्की सी उठी हुई थी, जिनमें एक गजब का जादू और नखरा था। अपने सामने खड़ी उस हुस्न की परी को देखकर गु फैन ने मन ही मन सोचा, क्या आफत है। लेकिन हुए हाई शहर के चेन फैमिली बिजनेस की मैनेजर होने के नाते ये चेन यिंगयंग ऊपर से जितनी मीठी और मिलनसार लगती थी, असल में उतनी सीधी थी नहीं। डिंग, एक लिंक करने लायक गॉडेस मिली है। चेन यिंगयंग का डेटा 95, 56, 92, उम्र 26, टैलेंट सोल फोकस ए ग्रेड, लेवल निंगयुआन रियल्म का 5वां चरण, गॉडेस का स्कोर 96 पॉइंट। डिंग, क्या आप चेन यिंगयंग को लिंक टारगेट बनाना चाहते हैं? हाँ, डिंग, चेन यिंगयंग को गॉडेस लिंक टारगेट के रूप में सेट कर लिया गया है। अभी चेन यिंगयंग का अट्रैक्शन लेवल 0% है। जब उसका अट्रैक्शन लेवल 80% तक पहुंच जाएगा, तब लिंक सक्सेसफुल हो जाएगा। जब तक अट्रैक्शन लेवल 80% नहीं हो जाता, तब तक आप किसी और को लिंक टारगेट नहीं बना सकते। वांग शाओ, ऐसा लग रहा है कि आप कुछ दिन पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गए हैं। चेन यिंगयंग अपनी नशीली आंखें झुकाकर गु फैन के बगल में बैठ गई। उसकी पलकें झपक रही थी। उसने अपने हाथ हल्के से गु फैन की बांह पर रख दिए। उसने एक हल्की सी दूरी तो बना रखी थी, लेकिन फिर भी उसकी त्वचा का हल्का सा स्पर्श दिल में गुदगुदी मचाने के लिए काफी था। गु फैन ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी। अब मेरा लिंक बोनस 150% तक पहुंच चुका है। इसमें मेरा चार्म लेवल भी जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है मैं अब और भी ज्यादा हैंडसम लगूंगा ही।